किम ह्योन वू ट्यूटोरियल टावर में फंस चुका है और जब बाकी सारे नए प्लेयर्स फाइनल बॉस से डरते हुए भाग रहे हैं तब वो तो बोर्ड हो चुका है। उसने इस बॉस को हजारों बार हरा दिया है, अब तो सिर्फ मजाक करना चाहता है। वो बॉस को कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर गिरा देता है और सिर्फ एक पैर से उसे डिफीट कर देता है। उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है, अब बता यहाँ का सबसे मर्दाना बॉस कौन है। लेकिन फिर भी ह्योनवू को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि इसके बाद वो फिर से टावर के फर्स्ट फ्लोर पर वापस भेज दिया जाता है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मॉन्स्टर पूरी दुनिया में दिखने लगे। उनके साथ एक ह्यूज ट्यूटोरियल टावर भी सामने आया जहां लोग सुपर पावर्स पा सकते थे और हंटर्स बन सकते थे। बस कंडीशन इतनी थी कि उन्हें 100 फ्लोर सर्वाइव करके क्लियर करने होते थे और एवरेज में सिर्फ 10% लोग ही इस टावर को क्लियर कर पाते थे। ह्योनवू टावर में एंटर करने वाले सबसे पहले प्लेयर्स में से एक था। साथ मिलकर सब लड़ते, स्ट्रगल करते और फाइनली जब लास्ट बैटल खत्म होती है उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार की गई नोटिफिकेशन मिलती है, ट्यूटोरियल टावर क्लियर्ड। सब खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब वो घर वापस जा सकते हैं। बहुत टाइम बाद ह्योनवू सिर्फ एक चीज चाहता था, खुला आसमान देखना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर जाने के बजाय वो सीधा फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। शॉक्ड और कंफ्यूज वो समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है, जब तक उसे एक और नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तुम पर टावर की कर्स लग चुकी है, तुम इस जगह से कभी नहीं निकल सकते। डिनायल और गुस्से के एक लंबे फेज के बाद ह्योनवू टावर को फिर से क्लियर करना शुरू करता है। वो हर पॉसिबल तरीका ढूंढता है जिससे कर्स टूट सके। वो टावर को सोलो क्लियर करता है, फिर 10 बार लगातार क्लियर करता है, अपने बॉडी को लिमिट से आगे तक ट्रेन करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। वो फिर भी गिव अप नहीं करता। साल गुजर जाते हैं, वो हजारों बार टावर क्लियर करता है। जहां नए प्लेयर्स को महीने लग जाते हैं, वो टावर कुछ घंटों में क्लियर कर देता है। आखिर वो इतना बोर्ड हो जाता है कि कभी एनपीसी बनकर न्यू कमर्स को गाइड करता है, कभी उनका कोच बन जाता है, कभी फाइनल बॉस के साथ विकेट गेम्स खेलता है, लेकिन वो भी बोरिंग हो जाता है। 12 साल बीत जाते हैं। अब तो उसके किक से वो पहले फ्लोर से एक ही बार में 10 फ्लोर्स तक उड़ा देता है। एक दिन फाइनली उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है, लूप ब्रोकन, तुम टावर से निकल सकते हो। पागलों की तरह हंसते हुए वो टावर को लास्ट टाइम क्लियर करने के लिए ऊपर की तरफ मिसाइल की स्पीड में शूट करता है, राह में आने वाले सारे फ्लोर्स को क्रश करते हुए। अब वो टावर का असली बॉस बन चुका है, मॉन्स्टर्स भी उससे डरते हैं। फाइनल फ्लोर पर वो बॉस को और पूरे रूफटॉप को उड़ा देता है और पोर्टल में एंटर कर जाता है। बाहर निकलते ही वो खुशी से चीखता है, वो फ्री हो चुका है। इस बीच अथॉरिटीज हैरान रह जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि 2006 में टावर में घुसा एक प्लेयर 12 साल बाद फाइनली एस्केप कराया है। कुछ हफ्ते बाद वो नई हंटर्स के इवैल्यूएशन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, उन गिल्ड लीडर्स के साथ जो पहली बार उसके टीममेट्स थे जब वो टावर क्लियर कर रहा था। सब देखना चाहते हैं कि 12 साल टावर के अंदर बिताने के बाद वो कैसा मॉन्स्टर बन चुका है। इवैल्यूएशन के मीटिंग रूम में सब हंटर्स अपने बेसिक इक्विपमेंट के साथ तैयार खड़े हैं और हमारा बंदा वो तो स्नैक्स खाने में बिजी है। पेट भरता है और फिर सोचता है इक्विपमेंट कहाँ है। तब उसे याद आता है कि वो सुबह सो गया था जब बाकी लोगों को इक्विपमेंट बांटा गया था। अनाउंसमेंट होता है, सब हंटर्स टेस्टिंग एरिया में चलें। सोल ट्यूटोरियल सेंटर ग्रेड इवैल्यूएशन मेज में ए ग्रेड हंटर डेविड सबका वेलकम करता है। वो बताता है कि इवैल्यूएशन टेस्ट शुरू हो चुका है और वो सबका सुपरवाइजर होगा। वो सबको याद दिलाता है कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो कहता है कि ट्यूटोरियल टावर के मुकाबले ये एग्जाम इजी है। जब डेविड हंटर्स की करेज और टैलेंट की तारीफ कर रहा होता है, हमारा हीरो तो लिटरली जम्हाई ले रहा होता है, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। तभी सुपरवाइजर पहले एग्जाम के स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट करता है और अपने फोन पर कुछ टैप करता है। जैसे ही डेविड के वर्ड्स खत्म होते हैं, जमीन जोर से हिलने लगती है। फिर डेविड एक्सप्लेन करता है कि हंटर्स को अलग अलग तरह की मुश्किल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। उनमें से एक है मेज, और उसी मोमेंट ऊपर से बड़े बड़े मेटल रॉड्स तेज स्पीड से नीचे गिरते हैं, जमीन में धड़ाम से टकराते हैं और धीरे धीरे एक रियल मेज बना देते हैं। डेविड सारे हंटर्स को वार्न करता है कि इस मेज में बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं और चाहे नोटिफिकेशन सिंपल लगे, लेकिन उनके लिए अच्छा होगा कि वो अपनी एबिलिटीज को पूरा यूज करें। तभी एक 30 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। टाइमर 0 पर पहुंचते ही एग्जाम शुरू हो जाएगा। हंटर्स को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मेज का एग्जिट ढूंढकर बाहर निकलना है। काउंटडाउन फिनिश होते ही सभी हंटर्स एक साथ एंट्रेंस की तरफ दौड़ने लगते हैं। डेविड उन्हें देखकर मुस्कुराता है क्योंकि इस बैच के हंटर्स बड़े डिसिप्लिन्ड लग रहे हैं। उनकी अपीयरेंस देखकर उसे अपना पहला ग्रेड एग्जाम याद आ जाता है। उसके हिसाब से हंटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी ओरिजिनल रेजोल्यूशन बरकरार रखना। इस सब के बीच हमारा हीरो तो अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़ा होता है, सबसे पीछे। वो सुपरवाइजर को आवाज देकर बिल्कुल कैजुअल टोन में उसको अंकल बोलते हुए पूछता है कि उसे सच में मेज का एग्जिट तक पहुंचना जरूरी है। डेविड उसकी अंकल वाली रिस्पेक्टलेस टोन से चिढ़ जाता है। वो उसकी पैथेटिक अपीयरेंस को जज करता है और सोचता है कि इसका इक्विपमेंट कहाँ गया।
जब वो ह्योनवू को जम्हाई लेते देखता है तो शॉक हो जाता है कि आजकल के न्यूकमर्स ऐसे बिहेव करते हैं। अब डेविड को डाउट होने लगता है कि ये लड़का एग्जाम को सीरियसली भी ले रहा है या नहीं। क्यूरियस होकर डेविड पूछता है क्या ह्योनवू को ये हंटर एग्जाम्स इतने ट्रिवियल लगते हैं। हीरो स्मर्क करता है और अंकल शब्द को एक्स्ट्रा जोर से बोलते हुए कहता है कि सुपरवाइजर को ऐसे टफ एक्ट करना चाहिए उन लोगों के सामने जो पूरी जान लगाकर दौड़ रहे हैं, ना कि उसके सामने। डेविड को यह बात सीधा ईगो पर लगती है, लेकिन ह्योनवू मुस्कुराकर एक बेट लगाता है। वो पूरा मेज 20 सेकंड्स के अंदर क्लियर कर देगा और अगर वो जीत गया तो उसे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। डेविड उसके वर्ड से थोड़ा हिल जाता है, लेकिन उसका ईगो बड़ा है तो वो अग्री कर लेता है। वो कन्फेस करता है कि उसकी एक दिन की सैलरी और सुपरवाइजर के ओवरटाइम मिला के टोटल 1 मिलियन वॉन होती है। एंट्रेंस की साइड दौड़ते हुए ह्योनवू डेविड को वॉर्न करता है, बाद में बोलेगा मत कि मैंने पहले बताया नहीं। एंट्रेंस वॉल के पास रुककर ह्योनवू हाथ रखता है और शॉक हो जाता है। इतनी बड़ी सैलरी मिलती है क्या सुपरवाइजर को? ये सोचते हुए वो अपनी सारी एनर्जी अपने हाथ में गैदर करता है। सब लोग, चाहे वो डेविड हो या साउथ कोरिया के टॉप गिल्ड लीडर्स जो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन से एग्जाम देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारा बंदा वॉल के पास आखिर कर क्या रहा है। कुछ समझ पाते उससे पहले ही हीरो सीधा वॉल को पंच कर देता है। पंच इतना पावरफुल होता है कि पूरा मेज एक तरफ से फट जाता है, एक बड़ा सा होल बन जाता है और पूरा एरिया स्मोक से भर जाता है। कुछ सेकंड्स बाद जब धुआं हटा, हमारा बंदा मेज के ऑपोजिट साइड के एग्जिट पर खड़ा होता है। हाँ, वो एग्जिट बिल्कुल जबरदस्ती बनाया गया था, लेकिन टेक्निकली उसने सुपरवाइजर से कंफर्म किया था कि किसी भी तरीके से एग्जिट तक पहुंचना ही रूल है। सब देखकर पागल हो जाते हैं। उन्हें उसके ग्रेड मेजरमेंट से भी ज्यादा शॉक आता है। साउथ कोरिया के टॉप गिल्ड लीडर्स भी अमेज्ड होते हैं, लेकिन थोड़ा इरिटेट भी, क्योंकि हमारा लड़का इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। वहीं ह्योनवू तो 7वें आसमान पर होता है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए जीत चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर मेज का तबाही देखता है तो उसका चेहरा पैनिक मोड में चले जाता है। ये सबका डैमेज का पैसा तो मुझे नहीं भरना पड़ेगा। 24 घंटे पहले हंटर रैंक असेसमेंट कंपटीशन के बिफोर लाइव हंटर्स ऑफिस में इवैल्यूएशन की तैयारी चल रही होती है। जुन कंटेस्टेंट्स की फाइनल लिस्ट कंफर्म कर लेती है। उसका कलीग पूछ लेता है कि क्या इस बार एग्जाम से कुछ खास एक्सपेक्टेशन रखें। सुन तुरंत समझ जाती है कि वो एडवांस्ड हंटर की गॉसिप की बात कर रहा है, यानी हमारा ह्योनवू। लेकिन उसके बारे में इन्फो मिलना मुश्किल है। एडवांस्ड हंटर के अलावा एक और बंदा आ रहा है, कांग ह्यान, जो एक बैकअप हंटर है और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड से ट्रेंड है। क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि एडवांस्ड हंटर आएगा या नहीं, इसलिए कांग ह्यान को बैकअप के रूप में रखा गया था। कांग ह्यान के पास बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत एबिलिटीज हैं और अक्सर उसकी किस्मत भी अच्छी होती है। अपने वेपन से वो आसानी से डेडली क्रीचर्स को नॉकआउट कर देता है। स्टार्टिंग से ही उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और अटेंशन मिलती आई है। लेकिन ये सब तब था जब उसकी मुलाकात ह्योनवू से हुई। वो दोनों तब मिले जब ह्योनवू ट्यूटोरियल टावर को लास्ट टाइम क्लियर कर रहा था उस हेल होल से निकलने के लिए। कांग ह्यान बचकर तो आ गया, लेकिन उसे समझ आ गया कि वो कितना पैथेटिक है, क्योंकि हमारा लड़का तो इतना वाइल्ड था कि जो भी उसके रास्ते में आता उसे सीधा धक्का मारकर आगे बढ़ जाता, इंक्लूडिंग कांग ह्यान। फर्स्ट एग्जाम कैंग यून के लिए सक्सेसफुल होता है। सबको अनाउंस किया जाता है कि वो वेटिंग रूम में जाकर अगले अनाउंसमेंट का इंतजार करें। ऑब्जर्वेशन रूम में अथॉरिटीज गुस्सा हो रही होती हैं क्योंकि वो क्लियर फुटेज देखना चाहते हैं कि हमारे मॉन्स्टर ने मेज को कैसे उड़ाया। लेकिन जब भी क्लियर पिक्चर लेने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन पर हमेशा ली कैंग ही आ जाता है। सब कंफ्यूज और अनॉयड हो जाते हैं। वेटिंग एरिया में हंटर्स इस इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रूमर्स ऑलरेडी फैल चुके होते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन एडवांस्ड प्लेयर ने किया है। कैंग यून भी वहीं बैठा होता है, जानता हुआ कि एग्जाम खत्म नहीं हुआ। उसके पास अभी भी मौका है ह्योनवू का रियल परफॉर्मेंस देखने का। वो दिल से ये भी कसम खाता है कि वो इस आदमी से नहीं हारेगा, चाहे हमारा ह्योनवू तो इतना स्लीपी लग रहा हो जैसे उसने कुछ नशा वगैरह किया हो। तभी एक अनाउंसमेंट एको होता है। आज के रैंकिंग कॉन्टेस्ट का इवेंट ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। कंपटीशन 15 मिनट में रीस्टार्ट होगा। सारे पार्टिसिपेंट्स अगले राउंड के लिए रेडी हो जाएं। अब असेसमेंट इवेंट में मॉन्स्टर वेव इंक्लूड किया गया है, जिसमें वर्चुअल ट्रेनिंग मॉन्स्टर्स यूज होते हैं, जो मॉन्स्टर के स्पिरिट स्टोन्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। गोल सिंपल है, जूनियर हंटर्स कितने मॉन्स्टर्स डिफीट करते हैं गिवन टाइम के अंदर। कैंग वैसे भी काफी स्किल्ड हंटर है और पूरी कंसंट्रेशन के साथ मॉन्स्टर्स को नॉकआउट कर रहा होता है। अपने वेपन में बोल्टिंग लाइट इन्फ्यूज करके वो क्रीचर्स पर स्ट्राइक करता है और उन्हें एफर्टलेसली काटता जाता है। ऑब्जर्वर शॉक्ड हो जाते हैं। ये बंदा अभी अभी टावर से निकला है और ऑलरेडी मैजिकल एबिलिटीज यूज कर रहा है। सब रियलाइज करते हैं कि एक जीनियस उनके बीच बैठा था। एक सेकंड का भी ब्रेक लिए बिना ये मार्शल आर्टिस्ट लगातार इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीम अटैक्स करता है और जो भी मॉन्स्टर उसके सामने आता है वो फौरन गिर जाता है। टाइम खत्म होता है। अनाउंस होता है कैंग यून ने 78 मॉन्स्टर्स डिफीट किए। ये टू डेट हाईएस्ट स्कोर है जो किसी एग्जामिनी ने कभी अचीव किया हो।
कैंग प्राउडली स्माइल करता है। सब उसकी कॉम्बैट और मैजिक स्किल्स से इम्प्रेस्ड हैं। उन्हें लगता है कि ये सच में टॉप कैंडिडेट होने लायक है। लोग ये भी बोलने लगते हैं कि पहले राउंड में भी कैंग फर्स्ट आ जाता अगर एडवांस प्लेयर ने वो पागल हरकत नहीं की होती। अब हमारे लड़के की बारी है, मॉन्स्टर वेव। यॉर्निंग करते हुए यूनवू कहता है कि वो इस सब से कितना टायर्ड हो चुका है, बट कोई ऑप्शन भी नहीं। टॉप गिल्ड लीडर सवान हान बाकी 2 गिल्ड लीडर्स को बुलाते हैं। चलो देखते हैं 12 साल टावर में रहने के बाद इसके फाइटिंग स्टाइल का क्या हाल हुआ। ह्योनवू एग्जाम वेन्यू में एंटर करता है। उसे दिया जाता है 120 सेकंड्स। 10 सेकंड काउंटडाउन शुरू होता है। काउंटडाउन 0 होते ही एक जायंट बीस्ट अपना हैमर जैसा वेपन उठाकर हीरो पर वार करता है। ह्योनवू बिल्कुल अनफेस्ड, बिल्कुल हिलता भी नहीं। उसी मोमेंट वो सीधा एक सॉलिड पंच देता है और मॉन्स्टर वहीं गिरकर आउट। सबकी आंखें फट जाती हैं। ऑब्जर्वर्स कैमरा टीम से पूछते हैं, ये रिकॉर्ड हुआ? ये तो प्योर सिनेमा था। बाकी क्रीचर्स गुस्से से रोर करते हुए हमारे बंदे पर चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन एक के बाद एक वो सब एक ही पंच टेक्निक से फ्लोर पर गिर के पड़ जाते हैं। एक बाल तक छूने का चांस नहीं मिलता। 56 सेकंड अभी भी बचे हैं, लेकिन शॉकिंगली ह्योनवू गायब हो गया है और मॉन्स्टर्स के हेड्स खुद ब खुद एक्सप्लोड हो रहे हैं। ऑब्जर्वर्स कंफ्यूज्ड, क्या ये कोई मैजिक स्पेल है? सवान ध्यान से देखकर कहता है, नहीं, अगर ध्यान से देखो एक सिलुएट मूव कर रहा है लाइट की स्पीड से। ह्योनवू सिंपली मॉन्स्टर के पास जाकर पंच करता है, फिनिश। फिर अगला टारगेट पंच, फिनिश। वो कोई हाई लेवल स्किल यूज नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि लगता है मॉन्स्टर्स अपने आप फट रहे हैं। सियोयान ली शॉक में बोल पड़ता है, ये मूवमेंट बिना एनहांसमेंट के पॉसिबल भी है? शू ह्यूम खिम सोच में पड़ गया था कि ह्योनवू ने टावर के अंदर आखिर 12 साल तक किया क्या। जब भी उसने कोई रूमर सुना उसने हमेशा इग्नोर किया, लेकिन आज जब सब उसे सामने देख रहे थे उन्हें फाइनली समझ आ गया, ह्योनवू एक सचमुच का बीस्ट बन चुका था। 120 सेकंड पूरे होते ही अनाउंसर की जुबान लड़खड़ा जाती है और जब वो अनाउंस करता है ह्योनवू ने 248 मॉन्स्टर्स को डिफीट किया है, ये खबर इंस्टेंट वायरल हो जाती है। पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच जाता है। लोग कमेंट कर रहे हैं, ये वीडियो रियल भी है, ये तो इम्पॉसिबल लग रहा है, भगवान कौन सा हैक यूज कर रहा है। कुछ लोग अमेज्ड हैं, कुछ जेलस, और पूरी सोशल मीडिया केओस बन जाती है। ट्वीट्स और पोस्ट देखते ही कैंग का गुस्सा एक्सप्लोड हो जाता है। वो लिटरली अपना फोन बीच से तोड़ देता है, फिर वॉल पर इतना जोर से पंच मारता है कि उस पर क्रैक्स फैल जाते हैं। कैंग गुस्से में चिल्ला उठता है, मैं इतनी कड़ी मेहनत करता रहा, जब लोग आराम कर रहे थे तब मैं हंट कर रहा था। मैंने लोगों के किल्स चुराए, उनकी नफरत झेली, हर चीप ट्रिक यूज की, और ये बंदा बिना एफर्ट के वर्ल्ड वाइड वायरल। आगे बढ़ते हुए एलिस, जो कोरियन हंटर्स एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन डिवीजन की चीफ है, हीरो से फेस टू फेस मिलती है। वो उसे उन गिल्ड्स की लिस्ट देती है जो उससे मिलना चाहती है। फिर वो ह्योनवू को 12 साल बाद टावर से निकलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एलिस उसे बताती है कि टावर के शुरू होने से लेकर आज तक दुनिया काफी बदल चुकी है। मॉन्स्टर्स जो लैबिरिंथ्स और डंजन से आते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, पर जहां रिस्क वहां रिवॉर्ड। हंटर्स को जॉ ड्रॉपिंग प्राइजेस भी मिलते हैं, इसलिए हंटर गिल्ड्स टैलेंटेड हंटर्स को रिक्रूट करने के लिए पैसे बरसा रहे हैं। लेकिन ह्योनवू, वो तो कुछ भी नहीं सुन रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, आज नेक्स्ट मील में क्या खाऊं। एलिस को लगता है वो कंफ्यूज्ड है। ह्योनवू कैजुअली पूछता है कि क्या ये सब एक्सप्लेन करना तुम्हारी जॉब का पार्ट है। एलिस एक वार्म स्माइल देती है और कहती है, मैं यहाँ पर्सनली आई हूँ। मैं उन एडवांस प्लेयर से मिलना चाहती हूँ जिसके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। फिर वो इरीज गिल्ड का रिवाइज्ड मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट उसे देती है और कहती है कि वो साइनिंग बोनस वाली क्लॉज पढ़े। ह्योनवू पजल्ड होकर पहला क्लॉज पढ़ता है। मेंबरशिप अग्रीमेंट साइन होते ही मेंबर को एक ह्यूज अमाउंट मिलेगा। उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। एलिस कामली पूछती है, तो बताइए 10 बिलियन वॉन का कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेने पर कैसा फील होता है। ह्योनवू कंफ्यूज्ड, 10 बिलियन वॉन? कब से करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई? क्या कोरिया जिम्बाब्वे की तरह हाइपर इन्फ्लेशन से गुजरा? एलिस हंस के समझाती है कि फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं आए, बस मॉन्स्टर्स की वजह से काफी प्रॉपर्टीज के रेट स्काई रॉकेट हो गए हैं। फिर वो उसे उसके घर का अपडेटेड रेट बताती है। ह्योनवू सरप्राइज शॉक में, उसकी 3 मिलियन वॉन की हाउस वैल्यू अब 1.3 बिलियन वॉन हो चुकी है। उसके चेहरे पर हाइपर वेंटिलेशन देखकर एलिस समझ जाती है कि ये बंदा पैसों के टेंशन में है। वो उसे रियश्योर करती है, चिंता मत कीजिए, 10 बिलियन वॉन तो सिर्फ साइनिंग बोनस है, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंड होने पर रिन्यू करते हैं तो एरीज गिल्ड आपको 2 गुना बोनस देने को तैयार है। ह्योनवू का चेहरा अटर डिसबिलीफ से सफेद पड़ जाता है। एलिस आगे एक्सप्लेन करती है कि लैबिरिंथ मिशंस में मिलने वाले स्पॉइल्स गिल्ड के साथ शेयर होंगे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन रेशो हीरो के फेवर में ही होता है।
ह्योनवू स्मर्क करके कंफर्म करता है, तो गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम होते हैं। एलिस एडमिट करती है कि उसके कुछ पर्सनल कनेक्शंस हैं और एरीज गिल्ड के रिक्रूटर ने स्पेशली इंसिस्ट किया था कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट ह्योनवू को दे। लेकिन अंदर ही अंदर हीरो को याद आता है कि एसोसिएशन के अंडर रहने वाले हंटर्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना इलीगल होता है। इसी वक्त एलिस उसे रीअश्योर करने वाली होती है कि आराम से सोच लीजिए, डिसीजन लेने की कोई जल्दी नहीं, पर ह्योनवू उसे बीच में ही रोक देता है। डिसीजन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं और मैं कभी किसी गिल्ड ज्वाइन करने का प्लान में था ही नहीं, मुझे कोई गिल्ड इंटरेस्ट नहीं करती। एलिस पहले तो सोचती है कि ये बंदा मजाक कर रहा है, बट नो, हीरो बहुत क्लियर होता है, मुझे किसी गिल्ड या उनके रूल से बंधना नहीं है। 10 बिलियन वॉन कोई मजाक नहीं होता, गिव एंड टेक का रूल चल रहा है यहाँ पर। साइनिंग बोनस के साथ मुझे 1000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थमा दी जाएंगी। अपने कमरे में बेड पर लेटकर स्नैक्स खाते हुए ह्योनवू हल्की सी हंसी छोड़ता है। वो इसी तरह जीना पसंद करता है, अपने तरीके से, अपनी मर्जी से। चिल करते हुए उसे एलिस का एक सेंटेंस फ्लैशबैक होता है, तुम्हें हंटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ह्योनवू एक्सप्लेन करता है कि उसने सुना है कुछ हंटर्स सोलो काम करते हैं। एलिस तुरंत समझ जाती है कि वो मर्सिनरी हंटर्स की बात कर रहा है, पर वो बताती है मर्सिनरी हंटर्स पहले गिल्ड्स में काम कर चुके होते हैं। एक इनएक्सपीरियंस्ड हंटर का अकेला लैबिरिंथ में घुसना टोटली इम्पॉसिबल होता है। ह्योनवू फुल कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं कर दूंगा। एलिस उसे एरोगेंट कहती है और बोलती है, जब डिसीजन चेंज हो जाए मुझे कांटेक्ट कर लेना। रियलिटी में वापस आके ह्योनवू सोचता है कि एलिस से मिलना टोटल टाइम वेस्ट था। वो सो रहा होता तो ज्यादा अच्छा होता। इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि अब उसे नींद भी नहीं आ रही, इसलिए वो मजबूरन उन गिल्ड्स की लिस्ट चेक करता है जो उसे मिलना चाहती है। वो सोचता है ये सब बकवास है, टाइम वेस्ट। लेकिन फिर उसकी आंखें फट जाती हैं। साउथ कोरिया के टॉप 3 गिल्ड लीडर्स के नाम उस लिस्ट में होते हैं। 5 दिन बाद जब न्यू हंटर्स के प्रोटेक्शन पीरियड का लास्ट दिन आता है, हमारा लड़का सियोवॉन, सियोयान और शी ह्यून से मोकडोंग के एक जापानीज रेस्टोरेंट में मिलता है। इतना टाइम बीत चुका था कि उन्हें देखकर वो लिटरली शॉक हो जाता है। सबके सब कितने बड़े हो गए थे। शुकोवन अब उसे एक मैच्योर आदमी लग रहा था और जो हाई स्कूल का नर्ड जी ह्यून था, वो अब एक काफी गुड लुकिंग बंदा बन चुका था। दूसरी तरफ सियोयान भी पूरी तरह बदल चुकी थी। शीह्यून को देखते ही हमारा हीरो को याद आता है कि ये वही लड़का था जो 50th फ्लोर तक उसके पीछे चिपका रहता था, और सियो तो बैंशी को देखकर लिटरली अपने पैंट्स गीला कर बैठी थी। लेकिन लड़की ने तुरंत अपना बीस्ट मोड ऑन करके उसे वार्निंग दे दी कि ज्यादा बोलना मत। सुशी एंजॉय करते हुए ह्यूनवू मानता है कि सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, और हाँ, उसे सुशी का टेस्ट भी बहुत पसंद आता है। तब शीह्यून उसे याद दिलाता है कि जब उन्होंने 17th फ्लोर पर मरमैन को हराया था, तब ह्यूनवू पूरा टाइम बोल रहा था कि उसे सुशी कितनी याद आती है। अब प्रोटैगनिस्ट को सब याद आ जाता है। ये वही टाइम था जब हमारा बंदा लिटरली बर्जर्क हो गया था। तीनों बताते हैं कि जब भी टावर में उसके बारे में कोई अर्बन लेजेंड बाहर लीक होती थी तो उन्हें खुशी होती थी कि वो जिंदा है। इस सब से अनजान ह्यूनवू डिटेल्स पूछता है। तब उन्हें बताना पड़ता है कि हमारा बंदा तो अब सेलिब्रिटी बन चुका है, टावर में उसने जो भी किया सब टीवी पर आता था। ये सुनकर ह्यूनवू के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसका सारा रोल प्लेइंग सबके सामने एक्सपोज हो गया है। वो सोचता है कौन सी वाली हरकत टीवी पर गई होगी। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद ये होती है कि वो न्यूड डंजन क्लियर करने वाली या गोलम बनने वाली एपिसोड टीवी पर ना आई हो। लेकिन गिल्ड लीडर्स बताते हैं कि सबसे फेमस तो वो क्लिप्स हैं जिसमें वो अजीब डांस करते हुए बॉसेस को डिफीट कर रहा था, और जिसमें वो सिर्फ एक किक से 10 फ्लोर्स तोड़ते हुए सीधा नीचे गिर गया था। ये सुनकर ह्यूनवू थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। शीह्यून फिर भी जेन्युइनली क्यूरियस होता है कि टावर में वो क्या क्या करता रहता था। ह्यूनवू को याद आता है कि वो बॉस मॉन्स्टर के सामने डांस कर रहा था। मॉन्स्टर भी वहीं खड़ा डम्बफाउंडेड हो गया था, पर हमारा लड़का बस वो ट्राई कर रहा था क्योंकि उसे वहां से निकलना ही था। और जब वो 10 फ्लोर्स तोड़कर नीचे गिर गया था तो वो फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में जितना उछल सकता था उतना उछल गया और सीधा नीचे लैंड कर गया। सेउयान मानती है कि असेसमेंट के टाइम जब उसने ह्यूनवू को देखा था तब उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी ज्यादा पावर हासिल कर ली है, और ये सब कहानियां सीधे उसके मुंह से सुनकर कोई शक नहीं बचता। लेकिन ह्यूनवू को लगता है कि कोई भी ऐसा कर सकता था, क्योंकि अगर कोई किसी जगह फंस जाए तो बाहर निकलने के लिए कुछ भी कर लेता है। फिर उसे याद आता है कि उसके स्टूडेंट्स भी शायद बाहर आ गए होंगे। ये बात सच है कि उसे नहीं पता वो किस जनरेशन से आए थे, लेकिन ये तब की बात है जब वो 50th और 60th फ्लोर के बीच में था। टावर में कोई पीछे रह गया था। जब ह्यूनवू को एक प्रेजेंस फील हुआ तो उसने आसपास सर्च किया और एक छोटा सा बच्चा मिल गया। अपने रोल प्ले स्किल्स यूज करते हुए उसने डिसाइड किया कि वो इस लॉस्ट सूल को गाइड करेगा। उस टाइम ह्यूनवू मार्शल आर्ट्स के कॉन्सेप्ट में पूरा डूबा हुआ था।
इसीलिए उसने उस बच्चे को अपने अंडर ले लिया और ट्रेन करना शुरू कर दिया। शुरू में शुकॉन पूरा कंफ्यूज हो जाता है, तो प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि वो उन सिचुएशंस की बात कर रहा है जहां कोई फंस जाए लेकिन फिर एनलाइटनमेंट मिलते ही एस्केप कर जाता है, कॉमिक्स और नॉवेल्स जैसा। ह्यूनवू ने सोचा, अगर मैं एनलाइटेंड हो जाऊं शायद मैं भी यहां से निकल जाऊं। इसी वजह से उसने उस बच्चे को लिटरल हेल ट्रेनिंग दी और उसकी सारी लिमिट्स पुश कर दी। वो उसे वर्कआउट करवाता, रोकने पर टॉन्ट करता, मॉक करता, कभी कहता अपना फोकस लोअर एब्डोमेन पर रखो, वहीं से इनर एनर्जी निकलती है। पर सच ये है, ह्यूनवू को सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही आती थी। अब जब वो सब याद करता है तो उसे उस बंदे के लिए बुरा लगता है। ह्यूनवू कभी रिवील नहीं करता, पर उस टाइम वो एकदम जर्क था। इसीलिए वो थैंकफुल है कि उसने हमेशा मास्क पहन के रखा था। वो कभी नहीं चाहता कि उसकी उस किड से फिर मुलाकात हो। तभी हीरो तीनों टॉप गिल्ड लीडर से पूछता है कि पिछले 12 साल में दुनिया कैसी रही। ये सुनते ही सब चुप हो जाते हैं। बाद में घर जाके ह्यूनवू अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। उसमें उसकी एज 24 लिखी होती है, 36 के बजाय। तब उसे समझ आता है कि उसने इस दुनिया में 12 साल खो दिए हैं। अब जो हो गया सो हो गया। तो हमारा लड़का डिसाइड करता है कि अब वो अच्छे पैसे कमाएगा और लाइफ को बिना रिग्रेट्स एंजॉय करेगा। उसका ध्यान तब एक फ्लोटिंग मैसेज पे पड़ता है, एंडलेस लूप रिमूव्ड। क्यूरियस होके ह्यूनवू वो ऑप्शन प्रेस करता है। तुरंत एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। अगली लेवल पे जाने के लिए उसे कम से कम 3 डंजन बॉसेस को डिफीट करना होगा। डंजन कॉन्क्वेस्ट ऑब्जेक्टिव्स, एडोरेब्स लेबोरेटरी, वुडलैंड विलेज और स्वॉम्प व्यू। ह्यूनवू को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि ये सब हो क्या रहा है, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजा खोलते ही सिक्योरिटी गार्ड उसे ग्रीट करता है और बताता है कि एरीज गिल्ड के कुछ रिक्रूटर्स उससे मिलने आए हैं। ह्यूनवू को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो सीधा मना कर देता है। पर गार्ड थोड़ा परेशान होकर रिक्वेस्ट करता है कि वो चल के मिल ले। उसने जबरदस्ती ह्यूनवू को लाने को बोला था, तो ऑब्वियस था कि ये लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ह्यूनवू उनको डायरेक्टली मना न कर दे। इसीलिए वो फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में जाता है। वहीं पर रिक्रूटर्स वेट कर रहे थे। वहां बनहो कांग, एरीज गिल्ड का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, उसे ग्रीट करता है। लेकिन बात को घुमाने के बजाय प्रोटैगनिस्ट सीधा बोल देता है कि उसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है किसी गिल्ड ज्वाइन करने का। फिर भी एरीज गिल्ड का रिसोर्सेज मैनेजर ह्यूनवू को चैलेंज करता है कि तुम क्या सच में सोचते हो कि बिना हमारे सक्सेसफुल हंटर बन पाओगे। मनो उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, गिल्ड ज्वाइन करने पर मिलने वाले सारे बेनिफिट्स याद दिला के। पर बिना डरे हमारा हीरो बोलता है कि मैनेजर उसे धमकी ना दे। पीछे खड़ा बॉडीगार्ड ह्यूनवू की एरोगेंट बात सुनकर गुस्सा हो जाता है, लेकिन बनहो उसे रोक देता है। फिर वो ह्यूनवू को बोलता है कि कोई बेवकूफी ना करे, क्योंकि उसे पता ही नहीं एरीज गिल्ड कौन है। स्मर्क करते हुए हमारा लड़का बोलता है, हाँ हाँ पता है, तुम लोग वही जग्स हो ना जो आधी कोरिया नू चबा गए। इस पॉइंट पर ह्यूनवू को टॉप 3 गिल्ड लीडर्स के साथ की मीटिंग का फ्लैशबैक आ जाता है। उन्होंने बताया था कि एरीज गिल्ड देश के 66% डंजन्स पर मोनोपोली रखता है। ए रैंक से लेकर बिगिनर फ्रेंडली डी रैंक सब उनके पास है। लोगों को पता था कि इस जगह को फॉरेन फंडिंग सपोर्ट करती है, पैसा है, पावर है। और अगर एक बिगिनर को एक्सपीरियंस चाहिए या एक प्रो को अर्न करना हो, तो उन्हें या तो सुपर एक्सपेंसिव एडमिशन टिकट खरीदना पड़ता है या एरीज गिल्ड ज्वाइन करना पड़ता है। बेसिकली ये लोगों को मजबूर करते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ही कम हैं। हिज थॉट्स ब्रेक जब बॉडीगार्ड टेबल पर हाथ पटकता है। फोर्स इतनी होती है कि पूरा रूम ब्राइट एनर्जी से ग्लो करने लगता है। वनहो फिर वॉर्न करता है कि बस ज्यादा मुंह मत चलाना, सिर्फ इसलिए कि हम एसोसिएशन रेजिडेंस में हैं। ध्यान से सोच के डिसीजन लेना। फिर वो गज्जू बॉडीगार्ड टेबल से उठकर वॉल पर हाथ पटकता है। रूम हिल जाता है। रिसोर्सेज मैनेजर कामली समझाता है कि इस बॉडीगार्ड की स्टैट्स इतनी हाई हैं कि वो ए ग्रेड हंटर बन सकता है। तो हीरो को रैश डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वरना वो उसके सामने जिंदा नहीं रहेगा। पर ह्यूनवू बस साय करके ग्रिन कर देता है। फिर खड़ा होता है, अपनी स्लीपर उठाता है और बार बॉडीगार्ड को प्रोवोक करता है, आजा गंजे, तेरे गंजे सर में थोड़ी अकल डाल देता हूं। ये सुनते ही हल्क जैसा बॉडीगार्ड गुस्से से चार्ज करता है, पर 2 सेकंड में वो वॉल पर चिपक जाता है, बिल्कुल हिला भी नहीं पाता। ये देखकर बनहो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सोचता है, हमने तो पूरा स्क्रिप्ट बनाया था इस बंदे को डरा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का, सब उल्टा हो गया। रिसोर्सेज मैनेजर शॉक्ड होता है। ह्यूनवू मैजिक भी यूज नहीं कर सकता, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ अनमैचेबल है। स्लाई स्माइल के साथ हमारा लड़का बनहो के पास जाता है, उसे कॉर्नर करता है, फिर अपनी फटी हुई स्लीपर से उसके सर पर थप्पड़ जैसा स्मैक देता है। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो धमकी देते हैं। उस रात शिह्यून के घर पर ह्यूनवू सारा मसाला बता देता है। गिल्ड लीडर इंप्रेस तो होता है, पर थोड़ा शॉक्ड भी, क्योंकि एरीज वाले इतने रूथलेस होते हैं कि कोई उनसे पंगा नहीं लेता। शिह्यून बताता है कि वो लोग उसे थ्रेट भेज रहे हैं ताकि वो किसी और गिल्ड में ज्वाइन ना हो, और लैबिरिंथ के अंदर तो वो उसे साइलेंट भी करवा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज खाते हुए ह्यूनवू पूछता है, साइलेंट मतलब? शिह्यून सीधा बोलता है, मतलब मार देंगे।
ह्यूनवू को ये सुनकर थोड़ा ब्रूटल लगता है, तो शीह्यून सजेस्ट करता है कि सिचुएशन देखकर वो उनकी गिल्ड ज्वाइन कर ले। पर ह्यूनवू को अभी भी कोई गिल्ड ज्वाइन करना पसंद नहीं। वो मानता है कि हाँ, उसे थोड़ा आराम चाहिए, बट फर्स्ट उसे एक जरूरी काम निपटाना है। इसीलिए वो फिलहाल गिल्ड ज्वाइन करने का प्लान होल्ड पे रख देता है। फिर ग्रिन करते हुए पूछता है, वैसे तुमने एडरॉन्स लेबोरेटरी का नाम सुना है? पिछले 12 साल उसके लिए मिस्ट्री थे। क्यों सिर्फ उसे पीछे छोड़ दिया गया? किसने टावर बनाया? किसने उसे लॉक किया? गड़बड़ क्या थी? इसलिए अब उसका एम टावर का सीक्रेट और अपने कैप्टर को ढूंढना है, क्योंकि जब वो उन्हें पकड़ लेगा वो उन्हें सफर करवाएगा। शीह्यून को समझ नहीं आता कि अचानक एडरॉन्स लेबोरेटरी में ऐसी क्या रुचि आ गई। वो बताता है कि एडरॉन्स लैब एक एसी रैंक या एसी माइनस रैंक डंजन है, वी जियोंग बू में, और सुना है ये नया हंटर्स के ग्रो होने के लिए बढ़िया जगह है। क्यूरियस होकर शीह्यून रीजन पूछता है, पर ह्यूनवू फुल ट्रूथ नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है कि उसका वहां कुछ काम है। फिर शीह्यून वॉर्न करता है कि वहां वो शायद जा ही ना पाए, क्योंकि एरीज गिल्ड उस डंजन पर भी मोनोपोली रखता है। ये सुनकर हमारा हीरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यार, इन गुंडों को रोकने के लिए कोई लॉ नहीं होता? हर जगह मोनोपोली। गिल्ड लीडर हीरो को याद दिलाता है कि गवर्नमेंट के पास सबके लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि हंटर्स की वोटिंग पावर होती ही नहीं। बहुत ही कम लोग ट्यूटोरियल टावर क्लियर करके हंटर बनते हैं। डंजन्स इतने डेंजरस होते हैं कि पुलिस भी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती, और वहां होने वाली डेथ्स को अक्सर एक्सीडेंट बोलकर क्लोज कर देती है। ह्यूनवू को ये सब बकवास लगता है, लेकिन ऊपर ऊपर से एरीज एक राइजिंग इंडस्ट्री का लीडर है जो अच्छे टैक्सेस देता है, और हंटर्स से जुड़ी कोई भी सिचुएशन बहुत डेलिकेट होती है जिसमें आउटसाइड पावर्स इंटरफेयर नहीं कर सकती। इस पॉइंट पर प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो चुपचाप अंदर घुसेगा, और अगर वहां प्रॉपर गार्डिंग होगी तो उनसे सीधा टकरा लेगा। ह्यून उसे वॉर्न करता है कि अगर उसने कोई स्टूपिड काम किया तो एरीज उसका दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अब सोचने का टाइम निकल चुका है, क्योंकि हमारा लड़का अपने रंग रिसोर्सेज मैनेजर को दिखला चुका है उस झंड के गिल्ड के। दूसरी तरफ सेओनो हुक, एक एस रैंक हंटर और एरीज गिल्ड के कोरियन ब्रांच का मैनेजर, गिल्ड की एक्सपेंशन पर डिस्कशन कर रहा होता है। चाइना में कम से कम 5 महीने लगेंगे, रशिया में 8 महीने और जापान में 7 महीने। सेओनो को टाइम से ज्यादा ये मैटर करता है कि वो हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहे। जैसे फार्मिंग मॉन्स्टर के अटैक के टाइम तुम्हें बॉस से फास्ट होने की जरूरत नहीं, बस अपने पास वाले आदमी से फास्ट होना काफी है। इसी बात पर मैनेजर के लोग उसे ह्यूनवू के स्टैट्स देते हैं। उन्होंने ट्यूटोरियल जोन में हमारे बॉय की मूवमेंट्स का फुटेज यूज करके ट्रायल एनालिटिकल डिवाइस से उसका एस्टिमेटेड लेवल निकाला है। बोंगू को एरीज गिल्ड का एचआर हेड बताता है कि उसे थोड़ा डाउट था, लेकिन डिपार्टमेंट का एनालिसिस कहता है कि मार्जिन ऑफ एरर A ग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सुनकर सियोनो पूछता है कि क्या उन्होंने इस बंदे को रिक्रूट कर लिया, लेकिन अपने लोगों के हेजिटेंट चेहरे देखकर वो समझ जाता है कि वो फेल हो गए। तुरंत वो अनाउंस करता है कि अच्छा ही हुआ। वो मानता है कि लड़का टैलेंटेड है और उसकी प्रेजेंस से गिल्ड को प्रॉफिट होता, पर वो उनकी पोजीशंस के पीछे पड़ जाता। इसीलिए रिक्रूट करने का चक्कर छोड़ो, अब इसे मैनर्स सिखाने का टाइम है। उसी वक्त एक आदमी भागते हुए बोंगूकी के पास आता है, हांफते हुए बताता है कि एड्रॉन लैबोरेटरी में इमरजेंसी हो गई है। वी जिंगो च्योम्बो माउंटेन एड्रॉन्स लैबोरेटरी के एंट्रेंस पर, जो एक सी रैंक डंजन है, एक लड़की थोड़ी सिडक्टिव स्टाइल में गार्ड से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अंदर जाने दो, लेकिन ये थग्स उसे लैबिरिंथ डंजन में जाने का सजेशन देते हैं क्योंकि वहां लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं। पहले तो ये लोग बोलते हैं कि वो लोग रूल्स वाले आदमी हैं, पर फिर धीरे धीरे चिपकने लगते हैं। तभी हमारा बॉय वहां पहुंच जाता है। थग्स उसे वार्न करते हैं कि ये जगह टाइम पास करने की नहीं, यहां सही में डेंजरस मॉन्स्टर्स होते हैं। हमारा लड़का आगे बढ़कर बोलता है कि इसी वजह से तो वो यहां है, उसे इस डंजन के अंदर कुछ काम है। एरीज गिल्ड का थग उसे पागल बोलता है और हमारा हीरो उसे इडियट बोलने का जवाब चुपचाप स्लिपर्स उठाकर देता है। प्लेयर्स को तमीज सिखाने का वक्त आ चुका है। मुस्कुराते हुए वो उनमें से एक के करीब जाता है। वो आदमी गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वो एरीज गिल्ड का बंदा है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को किसी भी गिल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आराम से अपना स्लिपर उठाता है और सिर्फ एक हल्के से झटके से आदमी सीधा दीवार में जा टकराता है। अपने साथी को बेहोश होता देख दूसरा थक पैनिक करने लगता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है अपने शूज दे। वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है तो ह्यून उसे धमकाता है, आंखें खुलवा दूं क्या? डर से कांपते हुए वो तुरंत शूज निकाल देता है। जैसे ही हमारा हीरो नए मेटल शूज पहनता है, वो हैरान हो जाता है, ये इतने लाइट कैसे हैं? एरीज गिल्ड का प्लेयर अपने महंगे मैजिक से बने शूज खोने पर रोने लगता है, लेकिन हमारा जेनरस हीरो उसके नंगे पैर देखकर उसे अपने स्लिपर्स दे देता है और सीधा वॉकआउट कर जाता है। गेट के अंदर चला जाता है और एरीज के थग्स पीछे रह जाते हैं रोते हुए। इसके बीच सेओयान गुस्से में शियोहन पर चिल्ला रही होती है कि उसने हमारे हीरो को जाने कैसे दे दिया, लेकिन शियोहन समझाता है कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। ह्यून तो सीधा चल दिया बिना रुके। सियोयान पैनिक करने लगती है, थिंकिंग अबाउट द रूथलेस एरीज गिल्ड। सियोहन बताता है कि उसने ह्यून को वॉर्न किया था, पर वो सुनता ही नहीं।
सियोयान शॉक में पूछती है, मतलब वो सच में एरीज गिल्ड का एनिमी बन गया? शिव कंफर्म कर देता है, जो बातें ह्यून ने उससे बताई थी उनसे सब क्लियर हो गया। शिवहन कहता है कि ह्यून वो ऐसा बंदा नहीं जो चुपचाप रहने पर ट्रबल में पड़ जाए, लेकिन अगर किसी को अपना एनिमी बना ले तो उसका ट्विस्टेड साइड बाहर आ जाता है और वो दुश्मनी बहुत लंबा खींच सकता है। शिव को समझ नहीं आता कि सब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गया, पर वो सेरियान को अश्योर करता है कि टेंशन की जरूरत नहीं। जब वो एरीज गिल्ड पर बात कर रहे थे, ह्यून वू की रैंकिंग भी सामने आई थी। ये सुनकर सियोयान शॉक में रह जाती है। इधर हमारा हीरो डंजन में आगे बढ़ रहा होता है। अचानक एक मॉन्स्टर अपने रिसर्च मटेरियल ढूंढने लगता है। सी रैंक डंजन बॉस एड्रॉन, जो एक साइंटिस्ट टाइप मॉन्स्टर है और सैंपल्स कलेक्ट करने में बिजी होता है। कुछ फाइटर्स दूर से उसे देख रहे होते हैं। वो बात करते हैं कि लोग एड्रॉन को मार के ज्यादा कमाते नहीं, इसीलिए एरीज गिल्ड ने कभी बॉदर नहीं किया। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें बॉस से लड़ना भी चाहिए, क्योंकि वो तो ब्राइब देकर अंदर आए हैं। एक बंदा सजेस्ट करता है कि ट्राई करना चाहिए। लड़की डाउट में पड़ जाती है, हम लोग लैब बॉस को हैंडल कर भी पाएंगे? यूजुअली तो गिल्ड मिलकर लड़ती है। दूसरा लड़का बोलता है कि उसने नोटिस किया एड्रॉन की डिफेंस बहुत हाई है और अटैक लो, तो वो स्लो एंड स्टेडी डिफीट स्ट्रैटेजी प्रपोज करता है। प्लान सही लगता है तो ग्रुप डिसाइड करता है कि बॉस को ट्राई करते हैं, डेंजर आए तो भाग जाएंगे। तभी उनकी आंखों के सामने हमारा हीरो एड्रॉन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। ह्यून वो बिल्कुल फियरलेस। एड्रॉन हंसता है, सोचता है कि अपने नेक्स्ट रिसर्च सब्जेक्ट को कैसे डाइसेक्ट करे और पहले हीरो से ही पूछने का डिसाइड करता है। 12 साल पहले जब हमारा हीरो छोटा था, उसके कजिन ने उससे बोला था कि मसले मत बनाया करो और टीचर्स की बात सुनो। उसने छोटे ह्यून वू को उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद ऑर्फनेज में छोड़ दिया और उसकी पूरी इनहेरिटेंस चुरा ली। शायद इसी धोखे की वजह से ह्यून वू को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब तक कोई उससे मैनिपुलेट ना करे, लेकिन एक बार कोई उसका एनिमी बन गया तो फिर उसका सबसे बुरा, सबसे डार्क साइड बाहर आ जाता है और वो दुश्मनी बहुत लंबा खींच सकता है। एड्रॉन अपनी बड़ी सी नीडल से खेलने लगता है, हंसी उड़ाते हुए पूछता है कि रिसर्च शुरू कहां से करे। वो हमारे हीरो से भी पूछता है कि कहां से स्टार्ट करूं, लेकिन ह्यून वो चिल्लाकर बोलता है बंद कर। एड्रॉन शॉक्ड हो जाता है, एक इंसान उसे ऑर्डर दे रहा है, पर अगले ही सेकंड हमारा हीरो सीधा उस मॉन्स्टर को मुक्का दे देता है। ग्रुप दूर से देखकर हवा में हो जाता है। मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है और हमारा हीरो बिल्कुल बॉस लाइक एटीट्यूड में वॉकआउट कर जाता है। एड्रॉन का लैब मिशन कंप्लीट। अब हीरो का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है फॉरेस्ट विलेज। पीछे से देख रहे हंटेड ग्रुप तुरंत पहचान लेता है, ये तो एडवांस प्लेयर ह्यून वू है। उसे सामने देखकर उनके गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। एरीज गिल्ड कोरियन ब्रांच में एचआर मैनेजर कोरियन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर वू चेनोंग से मिलता है। वो एक फाइल देता है और पूछता है कि ब्रांच मैनेजर ह्यूसन वू ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए क्या। च्यूनोंग फाइल खोलता है और एक रूकी के प्रोफाइल में 2 ए रैंक स्टैट्स देखकर हैरान रह जाता है। एचआर समझाता है कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं, सिर्फ टेम्पररी एनालिसिस है। फिर भी च्यूनोंग हैरान है, इस बंदे के स्टैट्स तो मॉन्स्टर लेवल के हैं। एचआर मैनेजर बताता है कि ऑर्डर है ह्यून वू को थोड़ा सा हर्ट करने का और जरूरत पड़े तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। च्यूनयोंग समझ जाता है कि ये एक्स्ट्रा वाले इंस्ट्रक्शंस एचआर की पर्सनल फीलिंग से आए हैं। फिर एचआर एक्सप्लेन करता है कि हमारे हीरो ने उनके एक्सक्लूसिव डंजन में घुसकर वहां गार्ड कर रहे हंटर्स को ही पेल दिया। च्यूनयोंग उसे अश्योर करता है कि वो हमारी गिल्ड को स्क्रैच नहीं कर सकता, पर वो चाहता है कि सब कुछ क्वाइटली हैंडल हो क्योंकि ब्रांच मैनेजर ऑलरेडी चाइना एक्सपेंशन में डिप्ड इन है। मैनेजमेंट भी इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है, मेनली इसलिए क्योंकि चाइना का टायरन गिल्डर्स सबको डरा रहा है। सिर्फ 2 साल में उन्होंने चाइना के 52% डंजन्स पर मोनोपोली जमा कर ली। गिल्ड लीडर टावर से आए 4 साल भी नहीं हुए और गिल्ड को जायंट बना दिया, और उनके सारे लीडर्स मॉन्स्टर स्ट्रेंथ वाले हैं। सबसे शॉकिंग बात, टायरन गिल्ड का लीडर एस रैंक वर्ल्ड रैंकिंग में 5th नंबर पर है, पर उसकी आइडेंटिटी पब्लिक को अभी तक नहीं पता। च्यूनयोंग एचआर को बोलता है कि ह्यून वू की फिक्र मत करो, उनके पास मैन पावर कम है, टायरन गिल्ड हैंडल करने का ऑलरेडी प्रेशर है, इसीलिए वो एक्सपर्ट्स भेजेंगे जो ह्यून वू को थोड़ा मॉडरेट डैमेज दे सके। इधर हमारा हीरो फोन का कैमरा चेक कर रहा होता है और दुनिया की टेक्नोलॉजी देखकर इंप्रेस हो जाता है। वो अपने दोस्त की फोटो क्लिक करके फोन से खेलने लगता है। शिवान इरिटेट होता है, फोन तो कॉन्टैक्ट के लिए दिया था, गेम के लिए नहीं। लेकिन वो फिर बताता है कि फॉरेस्ट विलेज सोल गिल्ड हैंडल करती है। हीरो फोन में ही बिजी रहता है, किसी बात का ध्यान नहीं देता, जब तक शिवान ये नहीं बोलता कि फॉरेस्ट विलेज में कोई मॉन्स्टर ही नहीं है। अब हीरो का ध्यान जाता है। शिवान एक्सप्लेन करता है कि वहां का बॉस पहले ही मर चुका है। ट्यूटोरियल टावर के मॉन्स्टर्स डेली रिस्पॉन होते थे, पर यहां डंजन्स में नॉर्मल मॉन्स्टर्स तो एंडलेस होते हैं, पर बॉस रिस्पॉन होने में टाइम लगता है। हीरो शॉक में, बॉस को रिस्पॉन होने में पूरा महीना। शिवान बोलता है कि उन्हें बॉस मरे हुए 4 हफ्ते हो चुके हैं, इसीलिए सिर्फ 2-3 दिन और। फिर ह्यून वो विजिबल स्वॉर्म के बारे में पूछता है। शिवान कहता है कि उसे वहां के डंजन का ज्यादा पता नहीं क्योंकि वो एरीज गिल्ड के कंट्रोल में है। हीरो इरिटेट हो जाता है, एक मॉन्स्टर को मारने के लिए इतनी टेंशन क्यों? तभी शिवान पूछता है, तुम हंटर एसोसिएशन में रजिस्टर कब करोगे?
पहले तो ह्यूनवू को इंटरेस्ट नहीं होता, पर जैसे ही शिवन मनी पर्क्स बताता है, हीरो लिटरली जंप हो जाता है। रजिस्टर होते ही पैसे मिलते हैं। शिवन एक्सप्लेन करता है कि 2-3 महीने के बाद काम मिलेगा। बी रैंक को 1 मिलियन, ए रैंक को 2.5 मिलियन और ए और सी के बीच में ह्यूज गैप होता है। जब ह्यूनवू सुनता है कि शिवन 7 मिलियन पर मंथ कमाता है, हीरो शॉक में रह जाता है और तुरंत ही रजिस्टर करने भाग पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा हीरो हंटर एसोसिएशन एबिलिटी एवैल्यूएशन सेंटर जाता है अपना रजिस्ट्रेशन करने। जैसे ही वो अपना नाम बताता है, रिसेप्शनिस्ट तुरंत पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जो 12 साल तक टावर में फंसा हुआ था। उसे याद आता है कैसे लोग रोज आकर इसके बारे में पूछते रहते थे। लेकिन रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लोग बस फालतू का हाइप बना रहे हैं। सब कुछ चेक करने के बाद वो ह्योनवू को आई ऑफ द सीकर मशीन की तरफ पॉइंट करता है। उस पर हाथ रखते ही होलोग्राम में उसका हंटर रैंक दिख जाएगा। रिसेप्शनिस्ट अंदाजा लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा B+ होगा, पर जैसे ही रिजल्ट आता है रिसेप्शनिस्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हमारा हीरो भी होलोग्राम की तरफ देखकर शॉक में आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट की चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज जाती है। थोड़ी ही देर में ह्योनवू का असेसमेंट रिजल्ट न्यूज में छा जाता है। सब लोग उसके अनबिलीवेबल फुल A स्कोर्स की बात कर रहे होते हैं। ऐसा स्कोर दुनिया में किसी के पास नहीं। हुनवू फोन पर न्यूज पढ़ता है और हैरान होता है कि सिर्फ कुछ घंटों में सब जगह सिर्फ उसी की बात हो रही है। सीहुन समझाता है कि एडवांस प्लेयर्स हमेशा हॉट टॉपिक रहते हैं और एरीज गिल्ड के डंजन में उसने जो हंगामा मचाया था उसके बाद सबकी नजर उस पे ही थी। सीहुन जानता है कि हमारा हीरो इन सब बातों की परवाह नहीं करता, लेकिन वो वार्निंग देता है कि एरीज गिल्ड अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो कहता है कि एनिमीज पीछा नहीं छोड़ेंगे, पर ह्योनवू सुनता ही नहीं। अचानक हमारा हीरो फोन की स्क्रीन देखकर बहुत जोर से हंसने लगता है। एक लोडिंग स्क्रीन फोटो में एक हंटर की बेकार सी पोज और फ्लैशी हॉरर इफेक्ट देखकर वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। तब स्यूहंस शांति से बोलता है, वो फोटो मेरी है। रूम में एकदम ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। फिर हमारा हीरो अपने दोस्त से पूछता है कि जब सब दोस्त बिजी रहते हैं तब ये हमेशा उसके साथ क्यों होता है। शिव उन्हें बोलता है कि वो भी बिजी होता है, पर जानबूझकर अपना टाइम निकालता है ताकि वो ह्योनवू के साथ रह सके। उधर एरीज गिल्ड के मैनेजमेंट ब्रांच के बेसमेंट में HR मैनेजर ह्योनवू के असेसमेंट रिजल्ट देख के बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। चुंग को अब समझ आ जाता है कि ब्रांच मैनेजर क्यों इतना परेशान था। वो HR को तसल्ली देता है कि ह्योनवू का काम शिन चुंग गैंग संभालेगी। HR का कॉन्फिडेंस तुरंत वापस आ जाता है क्योंकि चाइना का ऑलमोस्ट S हंटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। फॉरेस्ट विलेज डंजन में हमारा हीरो हैरान होता है कि कोई गार्ड क्यों नहीं है। सीओ उन्हें बताता है कि ये डंजन उनकी गिल्ड का है। 12 बजते ही बॉस स्पॉन होने वाला होता है और तीनों अंदर चलते हैं, पर एक आदमी दूर से उन्हें चोरी चुपके देख रहा होता है। डंजन के अंदर एक नया बंदा पार्क गम उन्होंने ज्वाइन करता है। सीओ उन्हें बताता है कि पार्क लूट कलेक्ट करने आया है जिसे बाद में बेचा जाता है। हुनवू शॉक्ड हो जाता है जब पता चलता है कि लूट आइटम्स 20 से 35 मिलियन तक बिकते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि किसी को इन चीजों की जरूरत क्या होती है। सीहू ने बताता है कि लूट का यूज आर्मर और वेपन्स बनाने में होता है। पार्क हमारे हीरो की एडवेंचर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है और परमिशन मांगता है। हुनवो को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो रीजन पूछता है। जब पता चलता है कि वीडियोस से एड रेवेन्यू मिलता है, वो तुरंत 8:2 रेशियो पार्टनरशिप मांग लेता है। आगे बढ़ते हुए सुहान अपने दोस्त को एक कागज का टुकड़ा देता है। वो हमारे हीरो को समझाता है कि डंजन एक मेज की तरह होता है और उससे बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। हुनवू मैप पर नजर डालता है जिसमें अलग अलग स्पॉट्स मार्क्ड होते हैं, फिर सीधा उस मैप को फेंक देता है। स्यूहुन बिल्कुल कंफ्यूज रह जाता है। हुनवू जाइंट ट्री के पास जाकर पार्क को कहता है कि उसकी एक फोटो ले ले। फिर वो ट्री के बिल्कुल करीब जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है। पार्क और स्यूहुन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। पंच लगते ही जमीन एकदम साफ हो जाती है और सामने आता है डंजन का बॉस, ट्विन हेडेड ओगर। पार्क रिकॉर्डिंग करते हुए फ्रीज हो जाता है। यकीन नहीं होता कि हमारे हीरो ने एक ही शॉट में पूरा रास्ता क्लियर कर दिया। वो एक्साइटमेंट में ह्योनवू के पीछे दौड़ पड़ता है। हुनवू सीधा जाइंट ओगर की तरफ भागता है, एक बड़ा सा लीप लेता है और मॉन्स्टर के शोल्डर पर लैंड करता है। एक पंच में ओगर को मुंह के बल गिरा देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फॉलन बॉस के ऊपर खड़ा होता है और पार्क अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, खुशी में रो रहा होता है कि उसकी वीडियो तो पक्का वायरल होगी। लेकिन शिन चुंग गैंग दूर से अभी भी हमारे हीरो पर नजर रखे हुए हैं। एरीज गिल्ड के मैनेजमेंट ऑफिस में शिन चुंगोंग चुंग से मिलने आता है अपनी असाइनमेंट के बारे में बात करने। वो मैनेजर को बताता है कि हमारे हीरो की फिजिकल पावर इतनी जबरदस्त है कि उसने कोई स्किल या मैजिक यूज तक नहीं किया। शिन चुंग गैंग मानता है कि वो इम्प्रेस था, पर एक नजर में ही उसने समझ लिया था कि ह्योनवू को कैसे डील किया जा सकता है। चुंग अपने थक को बताता है कि हुनवो एरीज गिल्ड के डंजन विजिबल स्वॉम्प में जाने वाला है। शिन चुंग गैंग कहता है कि ये परफेक्ट मौका है अपनी तैयारी करने का।
उधर हमारा हीरो विजिबल स्वॉर्म के एंट्रेंस के बाहर खड़ा होता है। उसे कुछ अजीब लगता है पर सोचता है शायद वो ओवरथिंकिंग कर रहा है। तभी सीओ यान का मैसेज आता है एरीज गिल्ड से दूर रहने का वार्निंग देते हुए। पर हमारा हीरो समझ ही नहीं पाता कि सब लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। उसे एरीज गिल्ड की बिल्कुल परवाह नहीं। सीओ यान पूछती है कि ह्योन वो एरीज गिल्ड के एक्सक्लूसिव डंजन में क्यों जा रहा है। वो कहता है कि उसका कुछ काम है। जब वो डिटेल पूछती हैं, हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लियरली बोलता है कि अभी बताने का प्लान नहीं है। वो पूछते हैं क्या वो जानबूझकर एरीज गिल्ड से पंगा लेने जा रहा है। ह्योनवू सीधा हाँ बोल देता है। सीओ यान परेशान हो जाती हैं। वो जानती हैं कि उसे वरी नहीं करना चाहिए। उसके स्टैट्स और उसका डंजन वाली वीडियो देखकर ये क्लियर है कि ह्योनवू अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। फिर भी वो उसे एडवाइस देती हैं कि एरीज के लोगों से दूर रहना और अपना काम जल्दी निपटा देना। विजिबल स्वॉम्प एक ए रैंक डंजन है और सीओ यान को लगता है कि बॉस स्पॉन के दिन एरीज गिल्ड जरूर रेड करने आएगी। ह्योनवू उसकी एडवाइस अप्रिशिएट करता है और उसे वरी करने को नहीं कहता। पर जैसे ही वो विजिबल स्वॉर्म डंजन के बाहर खड़ा होता है, तभी एरीज के लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक एरीज हंटर ह्योनवू का सामना करता है और उसे धमकाता है कि एरीज को अपना दुश्मन मत बनाओ। ह्योनवू सीओ यान की वार्निंग याद करता है, एरीज से बचो। पर जब ये लोग उसे बार बार परेशान करते ही जा रहे हैं, तो बचना मुश्किल हो जाता है। वो थग्स को बोलता है कि तुम सब एक जैसे हो, हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और फिर हमेशा पिटोगे ही। जब एरीज के हंटर्स को अपनी गलती समझ आती है, तो वो बस गिल्ड का नाम बोलकर बचने की कोशिश करते हैं। हंटर गुस्से में तलवार लेकर हमारे हीरो पर अटैक करता है, लेकिन ह्योनवू उसे आसानी से गिरा देता है और सीधा डंजन के एंट्रेंस की तरफ चल पड़ता है। वो गेट के थ्रू अंदर जाता है और मॉन्स्टर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। वो आगे बढ़ता रहता है और मॉन्स्टर उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आखिर में वो डंजन बॉस मेगा एलिगेटर का सामना करता है। ह्योनवू स्यूयान के लेक्चर याद करता है, एलिगेटर की हार्ड लेदर, उसकी मैजिक रेजिस्टेंस और कितना महंगा होता है उसका लेदर और दांत, और ये सब सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। ह्योनवू बिना टाइम वेस्ट किए मेगा एलिगेटर पर अटैक करता है और उसे बहुत जोर से नॉकआउट कर देता है। वो मॉन्स्टर को चीरने ही वाला होता है कि एलिगेटर भाग जाता है, पर ह्योनवू उसे छोड़ने वाला नहीं। वो उसकी पूंछ पकड़ के खींच लेता है। वो डिसाइड करता है कि बॉस को थोड़ा स्विंग सिखाता हूं और एलिगेटर को घुमाते हुए सीधा दीवार में पटक देता है। मेगा एलिगेटर गुस्से में आकर फिर से ह्योनवू का सामना करता है। शिन चुंगोंग दूर से ये सब देख रहा होता है। एलिगेटर एक बड़ा सा जंप लेता है और जैसे ही ह्योनवू फाइनल ब्लो देने जा रहा होता है, चेन्स अचानक उसके पैरों को जकड़ लेती हैं। ह्योनवू चेन्स में बंध जाता है। एलिगेटर अपने बड़े जॉज खोलता है और शिन चुंगोंग सोचता है कि अब हीरो की मौत पक्की है। लेकिन जैसे ही एलिगेटर उस पर गिरने वाला होता है, ह्योनवू नीचे झुकता है और एलिगेटर सीधा स्वॉम्प में गिर जाता है। ह्योनवू कंफ्यूजन में अपनी जंजीरें देखता है। तब शिन चुंगोंग बोलता है कि ये मैजिक चेन है, तुम्हारे जैसे बंदे को रोकने का परफेक्ट टूल। ह्योनवू कंफ्यूज होकर उस रैंडम आदमी को देखता है। असैसिन नीचे कूदकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एरीज गिल्ड की तरफ से उससे निपटने आया है। अब हमारे हीरो को समझ आ जाता है कि ये एक असैसिन है। शिन चुंगोंग उसकी पावर की तारीफ करता है, जैसे उसने एलिगेटर को घुमाया या ओगर को एक हिट में गिरा दिया। पर वो नहीं समझ पा रहा होता कि ह्योनवू मैजिक चेन में बंद के भी इतना शांत क्यों है। ह्योनवू भी कंफ्यूज होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि चेन का काम क्या है। फिर उसे फील होता है कि वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा है। शिन चुंगोंग बताता है कि ये मैजिक चेन है और इसे तोड़ने के लिए तुम्हें रैंक लेवल मैजिक पावर चाहिए, और हमारा हीरो तो टावर से निकल के आया है, उसके पास कोई मैजिक पावर ही नहीं है। फिर भी ह्योनवू को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। शिन चुंगोंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे लगता है कि हमारा हीरो ड्रामा कर रहा है, बाकी हंटर्स की तरह काम प्रिटेंड करता हुआ प्लान बना रहा होगा, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट सच में कुछ नहीं सोच रहा होता, वो सिर्फ कंफ्यूज्ड होता है। असैसिन स्वॉर्ड निकालता है और अटैक करने आता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है, ह्योनवू अपना हाथ ऊपर करके उसे ब्लॉक कर देता है। शिन चुंगोंग वैनम एक्सप्लोजन रिलीज करता है। एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, धुआं छा जाता है। वो सोचता है काम हो गया, लेकिन धुआं हटते ही वो दहशत में देखता है कि ह्योनवू बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है, जरा सा भी नुकसान नहीं। हमारे हीरो को तो पता ही नहीं चलता कि ओपोनेंट ने क्या किया। असैसिन शॉक में फ्रीज हो जाता है, उसकी अटैक का जीरो इफेक्ट। तभी ह्योनवू मूव करता है और असैसिन के मुंह पर सीधा एक पंच लगाता है। शिन चुंगोंग उड़कर पेड़ में जा टकराता है। ह्योनवू उसके पास जाकर कहता है कि अगर रोकना ही था तो पूरे शरीर को चेन से कसना चाहिए था। असैसिन समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। ह्योनवू जानता है कि वो कंफ्यूज्ड है और बोलता है कि चेन्स लूजन हो गई हैं और प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। फिर वो पेड़ को किक करता है और पूरा पेड़ उठा लेता है, जबकि असैसिन अभी भी उसमें अटका हुआ था। हमारा हीरो अपने ओपोनेंट से कहता है कि अगर उसने उसे मारने का प्लान बनाया था तो फिर मरने के लिए तैयार रहना चाहिए था। मेगा एलिगेटर स्वॉम्प में आराम से तैर रहा होता है, तभी अचानक शिन चुंगोंग सीधा उसके ऊपर जा गिरता है। ह्योनवू पूरा पेड़ उठाकर स्वॉम्प में फेंक देता है और एलिगेटर भी उसी टाइम मर जाता है। वो स्वॉम्प के पास शांत खड़ा रहता है, तभी एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है।
स्क्रीन बताती है कि हमारे हीरो ने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर दी है और अब उससे लोएस्ट टियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। उधर एरीज गिल्ड के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में चुंगयोंग को न्यूज़ मिलती है कि उसका असैसिन मर चुका है। उसका असिस्टेंट बताता है कि शिन चुंगोंग जिस पेड़ में अटका हुआ था वो पूरा का पूरा स्वैम्प में डूब गया और ये कंफर्म तो नहीं पर लगभग पक्का है कि वो मर गया। चुंगयोंग सोचता है शायद मॉन्स्टर ने उसके असैसिन को खा लिया होगा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि शिन चुंगोंग के पास 2 एस रैंक स्टैट्स और 7 पावरफुल स्किल्स थीं। इतना केपेबल असैसिन हमारे हीरो ने इतनी आसानी से मार दिया, ये बात चुंगयोंग को अंदर तक इरिटेट कर देती है। हियनवू अपने अपार्टमेंट में लेटकर सोने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक वो झांक जाता है जब उसे इन्फॉर्मेशन विंडो याद आती है। सिस्टम स्क्रीन रिवील करती है कि हमारा हीरो सिस्टम में एक टेम्पररी गार्डियन बनने के लिए इनवाइट किया गया है। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि कुछ बदल गया है, लेकिन स्क्रीन पर लिखी चीजों का मतलब उसे समझ नहीं आता। हियनवू सोचता है कि शायद अब उसे टावर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सिस्टम का उससे बुलाना क्या मतलब रखता है। वो वक्त देखता है, 9:30 हो गए थे और इनवाइट लगभग 2 PM के आसपास आया था। तभी शियोन अपार्टमेंट के अंदर आता है और हमारा हीरो से वहीं रुकने को बोलता है। वो अपनी नई स्किल को टेस्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन विंडो खोलता है। थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन के बाद शू हियन की इन्फॉर्मेशन विंडो सामने आ जाती है, लेकिन हेनवू कोई स्टैट्स नहीं देख पाता क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी लोएस्ट ईयर की होती है। गुस्से में वो अपनी यूजलेस स्किल को गाली देता है, जिससे शू हियन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हीरो तुरंत संभल जाता है और कहता है कि वो सिर्फ अपने आप से बकवास कर रहा था। हमारे प्रोटैगनिस्ट की नज़र फोन की क्लॉक पर जाती है। जैसे जैसे 12 AM करीब आता है वो सोचता है कि ये यूजलेस स्किल जरूर उसमें कोई बदलाव लाई है। उसे लगता है कि सिस्टम से इनवाइट मिलने के बाद अब वो टावर जैसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जान पाएगा। तभी क्लॉक 12 बजाती है और रूम का अंधेरा बढ़ जाता है। हेयन वो अचानक खुद को एक बिल्कुल अलग स्पेस में टेलीपोर्ट हुआ पाता है। सामने देखता है तो एक लड़की डेस्क पर बैठी होती है। लड़की उसे गार्डियन कहकर बुलाती है और बताती है कि वो उसकी असिस्टेंट है ईव। ईव अपनी पहचान देती है और कहती है कि जब तक गार्डियन जिंदा है वो उसके साथ रहेगी। ये सुनकर यंगू का मूड लाइट हो जाता है। आखिरकार उसे कोई मिल गया जिससे वो बात कर सके और शायद अब वो जान पाएगा कि वो 12 साल से टावर में क्यों फंसा हुआ था। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं। फिर हमारा हीरो बोलता है, पूछता है कि क्या वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। ईव कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या एक्सप्लेन करना है। हमारा हीरो गुस्से में चलाता है कि क्या उसे यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ईव शांति से कहती है कि वो सिर्फ उन सवालों का जवाब दे सकती है जो गार्डियन पूछता है। ये सुन के हीरो शॉक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि ईव खुद से कुछ नहीं बताएगी। फिर वो सवाल पूछना शुरू करता है। सबसे पहला सवाल, मुझे ट्यूटोरियल टावर में किसने लॉक किया? ईव जवाब देती है कि वो ये नहीं बता सकती क्योंकि गार्डियन की इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी लोएस्ट ईयर की है। वो कहती है कि जब तक उसकी अथॉरिटी बढ़ नहीं जाती वो कुछ एडवांस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। ये सुनकर हीरो और गुस्सा हो जाता है। ये वही बकवास है जो इन्फॉर्मेशन विंडो बार बार दिखाती थी। परेशान होकर हनवू पूछता है कि क्या हायर टीयर अथॉरिटी मिलने पर वो बता पाएगी कि उसे टावर में किसने बंद किया था। ईव फिर से वही जवाब देती है, वो उसे कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी लोएस्ट ईयर की है। फिर हेनवो पूछता है कि ट्यूटोरियल टावर है क्या, लेकिन ईव फिर से वही जवाब देती है, मैं नहीं बता सकती। वो पूछता है कि ट्यूटोरियल टावर बनाया ही क्यों गया, लेकिन आंसर सेम। फिर वो पूछता है कि मॉन्स्टर्स क्यों आते हैं और उसे फिर वही जवाब मिलता है। बार बार नो सुन के हमारा प्रोटैगनिस्ट थक जाता है और गुस्से में जाके ईव के सर पर हल्का सा बम्प मार देता है। वो चीखने लगता है कि उसे बिना वजह यहाँ बुलाया गया और हंसने लगता है जैसे ईव ने बस उसके साथ कोई प्रैंक खेली हो। तभी ईव बोलती है कि वो इसलिए कुछ नहीं बता रही क्योंकि गार्डियन की इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी अभी सबसे नीचे वाले टीयर में है। येनवू का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन तब ईव कहती है कि वो एक बात बता सकती है, तुम गार्डियन हो और गार्डियन का मतलब होता है डिफेंडर। ये जवाब हमारे हीरो के लिए काफी नहीं होता। वो पूछता है कि क्या वो कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता सकती है। ईव जवाब देती है कि वो बता सकती है कि गार्डियन को अब से क्या क्या करना पड़ेगा। हेयन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो उसकी क्यूरियोसिटी वाली चीजें नहीं बता रही। तब ईव बताती है कि वो टेम्पररी गार्डियन है, अगर वो ऑफिशियल गार्डियन बन जाए तो वो सारी डिटेल्स जान पाएगा, चाहे वो जानना भी न चाहे। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट क्यूरियस हो जाता है कि ऑफिशियल गार्डियन बनने के लिए क्या करना होगा। ईव बताती है कि उसके एरिया में 5 दिन बाद एक क्रीज खुलेगा। उस जगह के सबसे गहरे पार्ट में उसे एक की मिलेगी जो इसकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी का टियर बढ़ा देगी। वो की हासिल करने पर ही वो एक रियल गार्डियन बनेगा। मैसेज देकर ईव हेनवू की स्किल्स अपग्रेड करती है और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज देती है। हेनवू अपने अपार्टमेंट में खड़ा होता है सिस्टम विंडो को घूरते हुए, जिसमें लिखा होता है अक्वायर द की। इसलिए हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो पूरा एफर्ट लगाकर ऑफिशियल गार्डियन बनेगा और वो इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा जिसके लिए वो 12 साल से तरस रहा था। मीनवाइल उसके दोस्त क्रीस का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं। वो एक दूसरे को ऑकवर्डली देखते और पूछते हैं कि वो अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। हेनवू उनके रिएक्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तब शूहियन बताता है कि क्रीज एक मैसिव डिजास्टर होता है। आरीज गिल्ड हेडक्वार्टर्स हुक सनवू गुस्से से पागल हो रहा होता है जब उसे पता चलता है कि उसका बेस्ट हंटर हेनवू से हार गया है। चुनियोंग शर्म से चुप खड़ा रहता है।
सनवू कहता है कि वो उसे ब्लेम नहीं करता, लेकिन ऑर्डर देता है कि अगर कोई तरीका हो तो सबको इकट्ठा करके हियनवू को कुचल दो। वो यू को पैसे देता है और बोलता है कि पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल मर्सनरीज हायर करो। सनवू अपने एचआर मैनेजर को बहुत क्लियर ऑर्डर्स देता है। यू समझ जाता है और सनवू डिसाइड करता है कि अब वो टायरेंट गिल्ड पर ध्यान देगा। चाइना में टायरेंट के लिए एक अलग बिल्डिंग में आरीज मेंबर्स को पीट रही होती है। प्लान बर्बाद होता देखकर सनवू का गुस्सा और बढ़ता जा रहा होता है। बैक टू आवर हीरो। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें चमक उठती हैं जब वो $2 बिलियन की रिंग देखता है। वोनहोंग एक्सप्लेन करता है कि लैबिरिंथ्स में ऐसी चीजें आम होती हैं। हनवू कंफ्यूज हो जाता है कि लैबिरिंथ और डंजन में फर्क क्या होता है। दोस्त बताते हैं, आर्टिफैक्ट्स लैबिरिंथ में मिलते हैं, स्पिरिट स्टोन्स या लूट मॉन्स्टर्स के मरने के बाद डंजन में मिलते हैं। लैबिरिंथ के ट्रेजर ट्रोव में स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो नॉर्मल इक्विपमेंट से काफी बेटर होते हैं। वोनहोंग बताता है कि रिंग एन्चेंटेड है। हमारी हीरो को ये गेम लाइक फंक्शन देखकर बहुत मजा आता है। वो रिंग ऑब्जर्व करता है और सिस्टम स्क्रीन उसके सामने पॉपअप हो जाता है। सिस्टम बताता है कि वो अपनी स्पेशल स्किल से आइटम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता है। वो ट्राई करता है और इन्फॉर्मेशन बोर्ड पॉपअप हो जाता है, लेकिन पूरी आइटम डिस्क्रिप्शन रिडैक्टेड होती है क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी अभी भी लोएस्ट ईयर की होती है। हमारा हीरो इरिटेट हो जाता है अपनी बेकार यूजलेस स्किल से, लेकिन डिसाइड करता है कि मेन मिशन के बाद लैबिरिंथ जरूर विजिट करेगा। वो रिंग की प्राइस कंफर्म करके उसे वॉनहोंग को वापस दे देता है और मेन्यू पर फोकस करता है। मेन्यू पढ़कर वो डिसाइड करता है कि वो सारी डिशेस ऑर्डर करेगा। उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं सोचकर कि वो इतना सब खा नहीं पाएगा, लेकिन वॉनहोंग कहता है जो चाहिए ऑर्डर कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी हियनवू अपने दोस्त से पूछता है कि क्रीज क्या होता है और सब एक बार फिर शॉक हो जाते हैं। खाते वक्त फाइनली हियनवू समझता है कि क्रीज का मतलब होता है कि जमीन फट जाती है और काउंटलेस मॉन्स्टर्स उठकर बाहर आ जाते हैं। सियोन एक्सप्लेन करता है कि चाइना और जर्मनी में यह हो चुका है और वहां लोग उसे हेलगेट कहते हैं। ईव ने इसके बारे में इतना कैजुअली बोला था कि हियनवू को लगा ये कुछ नॉर्मल सा काम होगा। अब वो सोचता है कि अगर ऐसा कोरिया में हुआ तो क्या होगा। सब गहरी सोच में पड़ जाते हैं। शूहियन बताता है कि हाँ, वो लोग क्रीज को रोक सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा सी रैंक क्रीज भी पूरी एरिया को बर्बाद कर देता है। सबको पता होता है कि उनकी गिल्ड्स और कुछ और गिल्ड्स हेल्प करेंगी, लेकिन आरीज गिल्ड बस कुछ कमजोर हंटर्स भेजकर शो ऑफ हेल्प करेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि आज अच्छे से खा लो और 4 दिन आराम करो। जब दोस्त पूछते हैं क्यों, तो वो सिर्फ इतना कहता है, बाद में पता चल जाएगा। एयरपोर्ट पे लोग फील करते हैं कि जमीन हिल रही है। लोग सोचते हैं भूकंप आया और भागने लगते हैं। अचानक जमीन फट जाती है। इसके साथ ही एक आदमी रोब्स पहने अपने मास्टर के पास जाकर बताता है कि 9th फ्लोर अवेकन हो गया है। मास्टर पूछता है हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में। आदमी कहता है कि वो अभी अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी हो जाएगा और उसे एक ऑफिशियल टाइटल मिलेगा। मास्टर टाइमिंग परफेक्ट समझता है और एक्साइटेड रहता है देखने के लिए कि हमारा हीरो क्या करता है। गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जमीन जोर से हिलती है। लोग चिल्लाते हुए भागते हैं। आग फैल जाती है। न्यूज पर 5 किलोमीटर के एरिया को तुरंत इवैक्यूएट करने का ऑर्डर आता है। एयरपोर्ट लॉकडाउन हो जाता है और एसोसिएशन के हंटर्स लगातार ज्वाइन करते हैं। मॉन्स्टर्स की बारिश होती जा रही होती है और सिचुएशन और खराब होती जा रही होती है। रूकी हंटर्स बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को देखकर डर जाते हैं। उनके लीडर बोलते हैं हिम्मत रखो वरना यहीं मर जाओगे। वो बाइंड स्किल से अपने साथी को बचाता है और मॉन्स्टर को स्वॉर्ड से काट देता है। रूकी कुछ सोचने लगता है, लेकिन लीडर कहता है कि अभी फाइट पर फोकस करो। मॉन्स्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि हंटर्स कालियां देने लगते हैं। लीडर मॉन्स्टर्स को मारते जाते थक जाते हैं क्योंकि नए मॉन्स्टर्स आ ही रहे होते हैं। फिर अचानक सबका ध्यान एक जायंट स्केलेटन की तरफ जाता है। A+ रैंक मॉन्स्टर। हंटर्स की रात रात भर की हिम्मत टूट जाती है। वो समझ जाते हैं कि उनकी डेथ कंफर्म्ड है। स्केलेटन अपना जायंट स्टिक उठाता है। एक फाइटर शील्ड लेकर सामने खड़ा होता है, लेकिन स्केलेटन उसे इतनी जोर से मारता है कि वो उड़कर गाड़ी से टकरा जाता है। जब स्केलेटन इंजर्ड हंटर की तरफ बढ़ता, बैम, स्केलेटन का सर एक ही मोमेंट में तोड़ दिया जाता है। हमारा हीरो मॉन्स्टर के थ्रू जंप करके बीच में लैंड करता है। सब हंटर शॉक हो जाते हैं। उसके कपड़ों से वो पहचान लेते हैं कि ये फेमस एडवांस्ड प्लेयर किम हियनवू है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, प्रूव योरसेल्फ, की इज डीप इनसाइड द क्रीज एट गिम्पो इंटरनेशनल, टाइम रिमेनिंग 22 मिनट्स 32 सेकेंड्स। इसका मतलब हमारे हीरो को एयरपोर्ट के सबसे अंदर तक जाना होगा। साइड में खड़े लोग शॉक्ड हैं कि हियनवू ने स्केलेटन को 1 शॉट कर दिया। वो लोगों को अलर्ट करता है कि उनके पीछे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा होते जा रहे होते हैं तो हीरो डिसाइड करता है कि थोड़ी सी हेल्प कर दे। रीइंफोर्समेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्केलेटन का जायंट हैमर उठाकर मॉन्स्टर्स पावर से मॉन्स्टर्स पर फेंक देता है। लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि एडवांस प्लेयर के साथ उन्हें होप मिल गया है, लेकिन उनकी होप तुरंत भाग जाती है। हमारे हीरो को जल्दी थी तो वो सीधा दौड़ लगा देता है। हंटर्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन कोई चॉइस नहीं होती तो सब वापस लड़ाई पर फोकस करते हैं। थकान और डर से सब थक चुके होते हैं। इतने मॉन्स्टर्स का सामना वो लोग कभी नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ रीइंफोर्समेंट्स आने तक सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी किम ये सियोन सोल गिल्ड अपनी टीम के साथ घुसकर मॉन्स्टर्स को स्लाइस करते हैं। कुछ सेकंड्स बाद ली ये सियोन अपने ऑरेंज गिल्ड के मेंबर्स के साथ आ जाती है और फिर
हान ये सियोन गोगुरिया गिल्ड के साथ अपने एलाइज के साथ पहुंचता है। होप वापस आ जाती है। सेयोन पूछती है हीरो के बारे में क्योंकि उसने बोला था कि वो आगे बढ़ रहा है। तब एक हंटर बताता है कि वो तो ऑलरेडी क्रैस के कोर के अंदर पहुंच चुका है। लड़ाई शुरू होती है और सेयान के कमांड पर सब अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। मॉन्स्टर्स हवा में उड़कर अटैक करने आते हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई चाल नहीं चलती। ये वॉरियर्स उनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। शी ह्यून जबरदस्त तरीके से मॉन्स्टर्स को लेफ्ट राइट क्लीन कर रहा होता है और सेयान अपनी लाइटनिंग पावर से उनकी काउंट और कम कर रही होती है। पूरा टीम फुल पावर में जाकर मॉन्स्टर्स को वाइप करने लगता है। ह्यून वू मॉन्स्टर्स को चकनाचूर करते हुए क्रेवास के कोर के रास्ते तक पहुंच जाता है। एक डीप केव मिलती है और वो सबसे पहले वहीं नीचे उतरने का डिसाइड करता है। हैरानी की बात यह होती है कि मॉन्स्टर्स के ग्राउंड पर आने का एक अपर रूट भी था। हीरो सोचता है कि नीचे कैसे उतरे। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है। वो कार का डोर तोड़कर शील्ड प्लस वेपन बना लेता है और सीधा केव के अंदर लीप कर जाता है। नीचे गिरते वक्त मॉन्स्टर्स को पूरा तोड़मार देता है और फाइनली कैरावास के बिल्कुल बॉटम तक पहुंच जाता है, वही जगह जहां उसने पहले मरे हुए मॉन्स्टर्स फेंके थे। तब शैडोज से एक बल्कि रेड जाइंट मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसके गले में की लटकी होती है। ह्यूनू समझ जाता है कि यही वो की है जिसे उसे हासिल करना है। वो कॉन्फिडेंट होकर चार्ज करता है, लेकिन तुरंत ही मॉन्स्टर का सॉलिड हेड खा लेता है। शॉक में जब वो समझने की कोशिश करता है, मॉन्स्टर उसे एक और पावरफुल स्ट्राइक देता है। हीरो मुश्किल से बचता है, एक काउंटर करता है और मॉन्स्टर को नीचे फेंक देता है। लेकिन लाल मॉन्स्टर फिर भी गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपनी अजीब भाषा में गालियां देते हुए पूरी ताकत से चार्ज करता है। वो हीरो के पंचेस ब्लॉक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। ये साफ हो जाता है कि ये मॉन्स्टर बाकी सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सब देखकर ह्यूनवू डिसाइड करता है कि वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल यूज करेगा, वो स्किल जिसे वो कभी फिर यूज नहीं करना चाहता था। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल पड़ता है। ट्यूटोरियल टावर में फंसा हुआ बेकार बेउम्मीद पड़ा होता था। वहां एनलाइटनमेंट के बारे में सोचता रहता था। फिर वो मॉन्स्टर्स में दौड़ता था, जान पड़कर ट्रेनिंग करता था। यहीं से उसका मार्शल आर्ट्स का सफर शुरू हुआ। पहले तो वो सिर्फ टीवी मूवी वाले क्लमजी मूव्स ट्राई करता था, सब बेकार, बिल्कुल काम के नहीं। लेकिन फिर एक दिन टावर को हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स क्लियर करते करते उसके यूजलेस मूव्स भी रियल पावर बन गए। ये उसका वो डार्क पास्ट था जिसे वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। लेकिन इस बार वो अपना इंस्टेंट किलिंग पंच टेक्निक लगाता है और फुल फोर्स से मॉन्स्टर के मुंह पर पंच जोड़ देता है। क्रिम्सन डीमन आर्चर सीधा जमीन में दबा दिया जाता है। ह्यूनवू खुश भी होता है और एम्बैरेस्ड भी, क्योंकि उसको हैबिट है टेक्निक का नाम जोर से चिल्लाने की, और शुक्र है यहां कोई नहीं था देखने वाला। सिस्टम कंफर्मेशन आता है, क्रिम्सन डीमन आर्चर डिफीटेड, स्टेटस विंडो अपडेटेड, और एक और नोटिफिकेशन आता है, यू आर ऑफिशियली इन्वाइटेड टू बिकम अ सिस्टम गार्डियन, टाइम लिमिट 1 डे। तभी वो देखता है एक ड्रोन उसके ऊपर उड़ रहा होता है। पूरा फाइट लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है। एरियस गिल्ड के लोग स्ट्रीम देखकर शॉक हैं। ब्रांच मैनेजर चीख कर कहता है, ये तो ए रैंक जैसा बिल्कुल नहीं लगता, ये तो एक यूजलेस बंदा है, ना मैजिक ना स्टाइल, सिर्फ एक स्टूपिड ट्रैक सूट। वो मैनेजर यू को ऑर्डर देता है कि वो अपने सारे कलेक्टेड डेटा जल्दी रिलीज कर दे। नेक्स्ट डे अवार्ड सेरेमनी। कोरियन हंटर एसोसिएशन ब्रांच में क्रैस हंटर्स के लिए अवार्ड सेरेमनी चल रही होती है। हमारा हीरो कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होता है और सब लोग उसके बैड एटीट्यूड का मजाक उड़ा रहे होते हैं। होस्ट अनाउंस करता है, हंटर किम ह्यून वू, और ट्रैक सूट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो उसको प्रॉपर कपड़े देने की सजेशन दे रहा था। ह्यून वू चिल्ड स्टाइल में कहता है, इसकी टेंशन मत लो। सब लोग उसकी ओवर कॉन्फिडेंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं और होस्ट अंदर से अंदर ट्रिगर हो चुका होता है। सेकंड्स बाद ही ह्यून वू बिना किसी झिझक के अपने गिफ्ट उठाकर भाग लेता है, जिससे सब और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग के बाहर टायरन किल का सुप्रीम रूलर का कासिल होता है। वहां एक मिस्टीरियस लड़की जिसके बैक पर स्कल का टैटू होता है, ह्यून वू की फाइट देख रही होती है। जैसे ही वो उसका पोज देखती है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपनी असिस्टेंट से उसका नाम पूछती है। असिस्टेंट उसका नाम बताती है और लड़की तुरंत इंस्ट्रक्शंस देती है कि उसके पास्ट की हर एक इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट की जाए। बाद में एक आदमी उस मिस्टीरियस लड़की को इन्फो देता है कि व्योन गिल्ड का सब्जुगेशन कंप्लीट हो गया है और उन्होंने साउथ की सारी मेजर डंजन्स टेक ओवर कर ली हैं। लेकिन उनका एक एग्जीक्यूटिव किडनैप हो गया है और शक एरियस गिल्ड पर जा रहा है, क्योंकि उनके साथ पहले से ही पंगा चल रहा था। लड़की को पसंद नहीं आता कि उनके एग्जीक्यूटिव एरियस जैसे मेरी गिल्ड से हार दिए गए हैं। वो बोलती है कि अगर वो खुद वापस नहीं आते तो उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी। वो ऑर्डर देती है कि टेक ओवर स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि उसे इरिटेट कर रहा है कि उन्हें सिर्फ एक नॉर्मल डंजन पर कब्जा करने में भी तकलीफ हो रही है। इधर ह्यूनवू के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि वो काफी फेमस हो गया है। हीरो न्यूज हेडलाइंस देखता है जो बहुत बकवास टाइप की होती हैं, और वो बोलता है कि रिपोर्टर्स 12 साल के बाद भी नहीं बदले हैं। लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि रिपोर्टर्स तो ऐसे ही करते हैं।
जैसे उसने अवार्ड लेने के बाद जैसे वो वॉकआउट मारा था और उसका स्टूपिड ट्रैक सूट, उसी वजह से ये सब हो रहा है। थोड़ी देर बाद हीरो बोलता है कि उसके एक अपॉइंटमेंट है और वो निकल जाता है। सयान उसके लिए वरिड होती है क्योंकि उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। वो लोग डिस्कस करते हैं उसका एरियस के साथ कॉन्फ्लिक्ट और मीडिया के साथ पंगा, जबकि उसे टावर से निकले ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से एक कहता है कि वरी मत करो, हीरो खुद बहुत स्ट्रांग इंसान है। उधर हीरो ने सिस्टम की इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली थी और वो टेलीपोर्ट होकर कहीं पहुंचता है। उसकी असिस्टेंट ईव उसे ग्रीटिंग्स देती है और उसके सामने बैठ जाती है। ह्यूनवू पूछता है क्या उसका इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी बढ़ गया है। ईव बताती है कि लोएस्ट टीयर से बढ़कर अब लो टीयर हो गया है। ह्यूनवू गुस्से से फट पड़ता है, लेकिन ईव कामली बताती रहती है कि वो सिर्फ वही बता सकती है जो सिस्टम ने उसे टीच किया है। ग्रे हेड गर्ल उसे शांत करती है और बताती है कि अब जब वो ऑफिशियली गार्डियन बन चुका है तो वो अपनी इच्छा के हिसाब से सब हासिल कर सकता है, बस टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। बेसिकली उसे क्लाइंबर्स को टावर चढ़ने से रोकना है। हीरो ये टावर ट्यूटोरियल टावर समझ लेता है, पर ईव बताती है कि ये अलग है, इसमें 12 फ्लोर्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ। उसे 12 में से 9th फ्लोर को प्रोटेक्ट करना है। हीरो अपनी लाइफ को क्वेश्चन करता हुआ रो पड़ता है क्योंकि वो कंटिन्यूस काम करके थक चुका है। ईव इंसिस्ट करके है कि अगर उसने अपनी जगह प्रोटेक्ट नहीं की तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो उस पर चिल्ला देता है कि वो हमेशा नेगेटिव आउटकम्स ही क्यों देती है। ईव सर हिलाकर समझाती है कि उसका यह मतलब नहीं था। फिर वो कहती है कि उसने कभी उसे शटअप नहीं बोला। ह्यूनवू का फेस सफ़ेद पड़ जाता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए पूछता है कि वो उसे प्रॉपर तरीके से समझाए कि करना क्या है। ईव नीचे देखते हुए सोचती है कि जब वो 9th फ्लोर की सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसे थोड़ा इंटिमिडेटिंग होना चाहिए। वो उसका नाम बुलाकर शुरू करती है और जब हीरोज़ का नाम रिपीट करता है तो वो फ्लस्टर हो जाती है। आखिर में वो उसे कहती है कि इतना गुस्सा मत किया करो, क्योंकि गार्डियन चुनना उसके फायदे के लिए ही था। ये उसे हेल्प करने का तरीका है। फिर वो उसे ब्राइब करने जैसे टोन में बोलती है कि जितने ज़्यादा क्लाइंबर्स को वो रोकेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी एंड उसे उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ह्यूनवू उसकी तरफ घुरता है और सीधे शब्दों में पूछता है कि अगर वो ये जानना चाहता है कि ट्यूटोरियल टावर बनने के बाद उसे टावर में किसने लॉक किया तो उसे कितनी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी चाहिए। ए जवाब देती है कि उसके लिए उसे हाई टियर इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी हासिल करनी होगी। ह्यूनवू फिर पूछता है कि अगर वो क्लाइंबर्स को उनके जर्नी के दौरान मार दे तो क्या उसकी टियर बढ़ेगी। आवी हाँ में सर हिलाती है। फिर वो पूछता है कि कितने क्लाइंबर्स को मारना पड़ेगा। थोड़ी हिचकिचाहट से बताती है कि क्लाइंबर्स के भी रैंक्स होते हैं तो सही नंबर बताना मुश्किल है, लेकिन रफली 5 हायर एंड क्लाइंबर्स को मारना इनफ होगा हाई टियर इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी पाने के लिए। ह्यूनवू और डिटेल्स मांगता है, जैसे कि उस क्रिम्सन डीमन आर्चर का रैंक क्या थे जिसे उसने मारा। आज जवाब देती है कि वो लो रैंक्ड क्लाइंबर था। ह्यूनवू सर हिला के सब रफली समझ जाता है। ह्यूनवू अपने घर में बैठे स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि अर्थ का टावर होना भी एक बकवास है या उसका अर्थ को सेव करना भी नॉनसेंस लग रहा था। वो डिसाइड करता है कि इन सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं। उसका एक ही गोल होगा, पता करना कि उसे टावर में किसने लॉक किया, और अगर इसके लिए क्लाइंबर्स को कुचलना पड़े तो वो भी करेगा। तभी सोयान का कॉल आता है। वो घबराकर कहती कि टीवी ऑन करो। टीवी चलाती ही ह्यूनवू देखता है कि उसका नाम न्यूज़ में छाया हुआ है। पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ हो गया है। हेडलाइंस में लिखा होता है कि क्रियास क्राइसिस में हीरो बनने वाला किम ह्यूनवू एरीज गिल्ड के एक मेंबर का कातिल बन गया है। ह्यूनवू हंसी छोड़ देता है, बोलता है ये नया ड्रामा क्या चल रहा है। ह्यूनवू मोकडाउन के घर में लेटा होता है और उसका फोन नॉन स्टॉप बज रहा होता है। सोयान चीख कर पूछती कि ये सब हुआ कैसे। वो कहती है कि सिर्फ टावर से 12 साल बाद निकलने की वजह से ही वो सेलिब्रिटी बन गया। अभी कुछ दिन पहले ही उसने क्रियास क्राइसिस अकेला सॉल्व किया था, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज उस पर नजर रख रही थी, और अब मर्डर का इल्जाम। वो टेंशन में बताती है कि एरीज के साथ उसका इशू सुनने के बाद से वो ऑलरेडी नर्वस थी। ह्यूनवू आंखें घुमाता है और कहता है कि रिलैक्स कर, टेंशन मत ले, जिस पर सुएयॉन और गुस्सा हो जाती है। कहती है कि बार बार डोंट वरी बोलना बंद करे। ह्यूनवू को लगता है कि ये सब एक वाइफ की डांट जैसा लग रहा है, जबकि उसे याद नहीं कि कब उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। वाइफ तो दूर की बात है। वो सुएयॉन की तरफ मुड़कर बोलता है कि शायद तुम्हें मुझ पर क्रश है, और अगर मेरी बात सही है तो सीधा कन्फेशन कर दो। सुनते ही सुएयॉन गहरी सांस लेती है, फिर क्रीपीली मुस्कुराती है और कहती है कि अगर उसने ऐसी बकवास फिर बोली तो वो उसे अपनी लाइटनिंग से फ्राई कर देगी। ह्यूनवू ऑकवर्ड सी हंसी हंसा देता है, सोचता है कि ये टॉपिक चेंज करना ही बेहतर है। तभी सुयून आगे बढ़कर उसे हंटर एसोसिएशन के सारे मिस्ड कॉल्स दिखाता है। कहता है कि पहली बार इतने सारे कॉल्स देख रहा हूं। फिर वो स्टेटस बोर्ड दिखाता है जहां ह्यूनवू फिर से फर्स्ट प्लेस पर होता है। सुयून गुस्से से लाल होता हुआ एक आर्टिकल पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा होता है कि किम ह्यूनवू और उसके 3 गिल्ड लीडर्स मर्डर टेंडेंसीज रखते हैं। ह्यूनवू उसे शांत करना चाहता है, लेकिन सुयून बोलता है कि वो शॉक में है कि ह्यूनवू को इतनी भी फिक्र नहीं जब उन सबकी रेप्यूटेशन बर्बाद हो रही है। ह्यूनवू पूछता है कि क्या सेओ ने रिपोर्टर्स के साथ मीटिंग अरेंज कर दी है, और ये सुनकर सेओन और सिहुन दोनों घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि क्या वो तैयार भी हैं।
ह्यूनवू हंसी रोकते हुए कहता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बिना तैयारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा। सुएऑन उसे वार्न करती है कि रिपोर्टर्स को मत पीटना और ना ही ये कहना कि तुम एरीज गिल्ड को बर्बाद कर दोगे। ह्यूनवू हैरान होकर पूछता है कि तुम लोग मुझे इतना वायलेंट समझते हो। उधर एरीज गिल्ड का लीडर ह्यूनवू की सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट मांगता है। एचआर मैनेजर बताता है कि ह्यूनवू का चेहरा हर जगह न्यूज और सोशल मीडिया पर फैल चुका है, पब्लिक ओपिनियन उस पर खराब हो गया है और ओवरऑल सिचुएशन उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। लीडर सोचता है कि उसे ह्यूनवू से एक कदम आगे रहना होगा ताकि उसे पूरी तरह हटा सके। वो सोचता है कि जो चीज वो मुश्किल से ही मुमकिन मानता था वो किम ह्यूनवू ने कर दिखाया और आयरॉनिकली उसी से ह्यूनवू को सबसे बड़ा नुकसान हो गया। मुगडोंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ह्यूनवू बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बैठा है। रिपोर्टर्स ने पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिए, क्या रीसेंट न्यूज सच है या फिर एरीज गिल्ड के मेंबर पर उसने अटैक क्यों किया। ह्यूनवू ने गहरी सांस ली और सीधा बोल दिया कि ये मेरा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगे। फिर उसने एक रिपोर्टर को बोला कि चलो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लो। रिपोर्टर ने पूछा कि अभी वो कैसा फील कर रहा है। ह्यूनवू ने बिना सोचे जवाब दिया, बकवास लग रहा है। फिर एक रिपोर्टर ने सीधा सवाल पूछ लिया, क्या आपने एरीज मेंबर को सच में मार दिया। ह्यूनवू ने सीधा सर हिलाया और बोला, हाँ जो सोचना है सोचो, लेकिन पहले ये रिकॉर्डिंग सुनो। वो बताता है कि उसे नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसे याद है कि उसने एरीज गिल्ड का रिक्रूटमेंट ऑफर ठुकरा दिया था। फिर वो वही रिकॉर्डिंग प्ले करता है जहां मरने वाला बंदा कन्फेस करता है कि वो एरीज गिल्ड के कहने पर उसे मारने आया था। फियर्स फाइट के बाद ह्यूनवू रिकॉर्डिंग एकदम उस मोमेंट से पहले बंद कर देता है जब इंसिडेंट हुआ था। रिपोर्टर्स शॉक में चुप हो जाते हैं। ह्यूनवू कामली कहता है कि उसे पता था कि रिपोर्टर्स को ये लीक खुद एरीज गिल्ड ने ही दिया होगा। वो समझाता है कि वो वहां बॉस मॉन्स्टर को मारने गया था और एरीज का मेंबर उसका पीछा करते करते पहुंच गया। तभी एक रिपोर्टर चिल्लाता है कि ये रिकॉर्डिंग फोर्ज्ड हो सकती है। ह्यूनवू दूसरा फोन पॉकेट से निकालता है, बोलता है ये उस आदमी का फोन है जो स्वैम्प में मरा था। वो कहता है फोन लॉक्ड है, पर अगर ये सिक्योरिटी कंपनी या पुलिस को दे दिया जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा। फिर वो अपना वर्डिक्ट देता है, उस असैसिन ने मुझे मारने के लिए ही अटैक किया था। मैं टावर से जस्ट निकला हूं, मैं वही करता हूं जो मुझे आता है, अपनी जान बचाना। वो एक्सप्लेन करता है कि असैसिन डंजन के बॉस मॉन्स्टर मेगा एलिगेटर में उलझ गया और मर गया। रिपोर्टर्स चीखने लगते हैं कि ये तो मर्डर कन्फेस कर दिया। ह्यूनवू शांति से बोलता है, इस तरह भी देख सकते हो, मैंने फाइट के दौरान गार्ड डाउन कर दिया और वो मर गया। वो फर्दर बताता है कि एरीज गिल्ड की एक अच्छी रेपुटेशन थी, इसलिए वो चुप रहा। उसे नहीं पता था कि बात इतनी दूर तक जा पहुंची होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म होता है और ह्यूनवू सोचता रहता है कि ये सब कितना मैसी हो गया। आर्टिकल्स फिर आते हैं जिसमें एरीज के झूठ और मैनिपुलेशन एक्सपोज हो रहे होते हैं। उधर एरीज गिल्ड का लीडर गुस्से से चीजें फेंक देता है, गालियां देता है। फिर वो हंसने लगता है, बोलता है कितना बेवकूफ है, इस दुनिया का एक रूल भी नहीं जानता, मैं उसे एक ना एक तरह से खत्म कर ही दूंगा। बाद में फ्रेंड्स ह्यूनवू के साथ चल रहे होते हैं। सुह्यून पूछता है, तू कैसे समझ गया कि वो बंदा कुछ करेगा, रिकॉर्डिंग का आइडिया कहाँ से आया। सुएऑन भी बोलती है कि जब उसने डेड असैसिन का फोन दिखाया था तो वो बिल्कुल शॉक हो गई थी, सारे वरी जीरो हो गए थे। ह्यूनवू मुस्कुराकर बोलता है, मैंने झूठ बोला था। तीनों उसे घूरते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस में झूठ क्यों बोला। ह्यूनवू फोन निकालकर दिखाता है, ये फोन असैसिन का नहीं, सियोने का फोन है, उसका फोन तो रोज बदलता रहता है। फिर वो बताता है कि उन लोगों ने हमेशा वार्न किया था कि एरीज कितना डेंजरस है, तो इस बार उनकी एडवाइस मान ली। तो वो वैसे ही रिकॉर्डिंग चला रहा था, पर उसे खुद नहीं पता था कि वो कभी काम आ जाएगी। सुयोयान फिर भी टेंशन में आ गई, पूछने लगी कि अगर वो लोग असली फोन मांग लेते तो। ह्यूनवू ने उसे शांत करते हुए बोला कि ये एरीज का मामला है, सिक्योरिटी टीम से पहले तो एरीज के लोग ही फोन चेक करते, इसलिए उसने बस इतना इंश्योर किया कि उन्हें पता चल जाए कि अब वो उसे लाइटली ट्रीट ना करें। सुयुआन हल्की सी हंसी और कहने लगी कि ह्यूनवू अपनी फिक्रों के साथ अचानक से बड़ा कूल लग रहा था। एरीज गिल्ड जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में था और जिसके लैब्रिंथ्स पूरे दुनिया में थे, उसकी कोलियन ब्रांच के पास सबसे ज्यादा डंजन्स थे। अब ह्यूनवू वेट कर रहा था और सोच रहा था कि एरीज का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि अगर वो सच में इस केस में फंस गए तो उनका बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। रात को ह्यूनवू ने सुह्यून को घर भेज दिया, बोलते हुए कि वो थोड़ा अकेले वॉक करेगा। सुह्यून भी जानता था कि वो खुद को हैंडल कर सकता है और अकेला घूमना पसंद करता है। सिर्फ कुछ मिनट बाद ही ह्यूनवू को एरीज गिल्ड के क्लोक्ड मेंबर्स ने घेर लिया। ह्यूनवू ने मुस्कुराते हुए बोला कि वो उनका ही इंतजार कर रहा था। मास्क्ड आदमी ने ऑर्डर दिया कि वो उनके साथ चलें। ह्यूनवू को समझ में आ गया था कि शायद एरीज के कुछ हाई रैंक लोग उससे मिलना चाहते हैं, तो उसने पूछा कि अगर वो ना कहे तो। मास्क्ड आदमी ने सीधा जवाब दिया, तो हम तुम्हें घसीट के ले जाएंगे। ह्यूनवू मुस्कुरा दिया और उनके गुस्से को आसानी से प्रोवोक कर दिया। सारे लोग उसे एक एक करके अटैक करने लगे, पर उनके एक भी बार उसके बॉडी को टच नहीं कर पाया। वो लोग फिर से अटैक करते गए, पर इस बार वो खुद ही ह्यूनवू के मूव्स में फंस गए। ह्यूनवू आराम से खड़ा रहा और मास्कमैन गिर गिर कर कंफ्यूज हो गए कि उनके वार काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ह्यूनवू ने अपना सर हिलाया और एक एक करके सबको परफेक्टली टाइम्ड स्ट्राइक से गिराता गया। आखिरी आदमी डरकर बोला कि उसे जिंदा छोड़ दे।
ह्यूनवू ने हाँ में सर हिलाया, पर उसे ऑर्डर दिया कि वो उसे उन लोगों के पास ले चलें जिन्होंने उसे बुलवाया था।